तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। एक बार मैं आपको रिवाइज करवा देता हूं कि अब तक हमने क्या क्या चीजें पढ़ ली हैं। ठीक है, रिवाइज करवा देता हूं इन द सेंस मैं आपको बता देता हूं कि हमने कौन कौन से टॉपिक्स अब तक कवर कर लिए हैं। ठीक है, तो हमने जो है फर्स्ट बुक स्टार्ट की थी अकाउंट्स की। 3 बुक्स हैं हमारे पास अकाउंट्स की, आपको पता होगा। ठीक है, 3 बुक्स हैं हमारे पास। और पहली वाली बुक के अंदर हमने क्या किया था, हमने चैप्टर नंबर 2 से स्टार्टिंग की थी। अपनी जो फर्स्ट बुक थी वहां पे हमने चैप्टर नंबर 2 से स्टार्टिंग की थी। चैप्टर नंबर 1 हमने नहीं किया था बुक का, जिसका नाम एनपीओ था। ठीक है, नॉन फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, तो वो जो नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन था वो पार्टनरशिप का पार्ट नहीं है, वो अलग से है, उसकी अकाउंटिंग अलग तरीके से होती है और उसको मैं अलग से पढ़ाऊंगा। और बाकी हमने स्टार्टिंग कहां से की थी, चैप्टर नंबर 2 से। चैप्टर नंबर 2 क्या था, फंडामेंटल्स ऑफ पार्टनरशिप। ठीक है, उसके बाद हमने चैप्टर नंबर 3 किया था वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, आपको याद होगा अच्छे से। चैप्टर नंबर 4 हमने किया था चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमंग एग्जिस्टिंग पार्टनर्स। देन हमने चैप्टर नंबर 5 किया था एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर। चैप्टर नंबर 6 भी हमने किया था रिटायरमेंट ऑफ एन एग्जिस्टिंग पार्टनर। चैप्टर नंबर 7 भी हमने कर लिया है डेथ ऑफ अ पार्टनर। ठीक है, तो ये सारे चैप्टर्स हमने कवर कर लिए हैं और बहुत ही बढ़िया तरीके से सारी बातें मैंने आपको पढ़ाई थी। बीच बीच में अगर किसी को कुछ डाउट आए, खास करके चैप्टर नंबर 2, इसी में अगर डाउट होंगे तो होंगे, मुझे नहीं लगता बाकी चैप्टर्स में कोई इतने खास निकले होंगे। एडमिशन में जो डाउट्स थे वो मैं ऑलरेडी कवर करवा चुका हूं। 2 ही बच्चे आए थे पूछने के लिए हालांकि। ठीक है, रुचि और हर्ष। ठीक है, ये 2 बच्चे आए थे तो उनको वो डाउट्स मैंने बढ़िया तरीके से करा के दे दिए, कोई दिक्कत वाली बात वहां पे नहीं आई है। अब यहाँ पे मैं आज स्टार्ट करने वाला हूं चैप्टर नंबर 8, मतलब बुक के हिसाब से। ठीक है, डिसोल्यूशन। तो डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म, अब ये क्या चीज है भाई, देखते हैं ध्यान से। तो आज हम स्टार्ट करेंगे डिसोल्यूशन। तो सबसे पहले तो भाई हमें ये पता होना चाहिए कि डिसोल्यूशन का मीनिंग क्या है, डिसोल्यूशन होता क्या है। ठीक है, और मैंने यहाँ पे आपकी बुक से कुछ कटिंग्स ले रखी हैं, आप अपनी बुक भी साथ साथ खोल सकते हैं। ये थ्योरेटिकल बेस आपको समझ में आना जरूरी है, मतलब ये जो थ्योरी वाली बातें मैं पढ़ाने वाला हूँ ये आपको समझ में आना जरूरी है। अगर ये बातें नहीं आती होंगी तो यहाँ पे दिक्कत आएगी बहुत ज्यादा। ठीक है, यहाँ पे फिर प्रॉब्लम हो सकती है। और ये थ्योरेटिकल बातें अगर समझ में आ जाती हैं तो फिर प्रैक्टिकल क्वेश्चंस में आपको जो है थोड़ा सा आसानी हो जाएगी। ठीक है, तो आप प्लीज सिस्टमेटिकली ध्यान से सारी बातों को समझना अच्छे से। ठीक है, ये सारी बातें बुक में लिखी हुई हैं तो आप पढ़ते रहना साथ साथ। तो सबसे पहले तो यहाँ पे भाई हमें मीनिंग दे रखा है, मीनिंग। ठीक है, मीनिंग ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म का मतलब क्या होता है, मीनिंग क्या होता है। ठीक है, तो मैं यहाँ से एक बार प्लेन रीडिंग करूंगा इसकी। ठीक है, सिंपल रीडिंग करूंगा मैं और फिर मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा कि यहाँ पे क्या क्या बातें कही गई हैं। ठीक है, तो ध्यान से देखते रहना। तो यहाँ पे हमें कहा गया कि डिसोल्यूशन ऑफ फर्म मीन्स बिजनेस ऑफ द फर्म इज डिसकंटिन्यूड, दैट इज क्लोज्ड। डिसोल्यूशन ऑफ फर्म का मतलब क्या होता है भाई, उसने बता रखा है डिसोल्यूशन ऑफ फर्म मीन्स बिजनेस ऑफ द फर्म इज डिसकंटिन्यूड, बिजनेस ऑफ द फर्म इज क्लोज्ड। इसका मतलब जब फर्म का बिजनेस बंद हो जाता है ना तो उसको बोलते हैं डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। जब पार्टनरशिप फर्म बंद हो जाती है तो उसको क्या बोलेंगे, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। तो भाई ये बात भी आपको समझ में आ रही होगी कि भाई जब बिजनेस बंद होगा तो उसको बोलेंगे डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। आगे यहाँ पे कहा गया एंड द फर्म इज वाउंड अप, दैट इज डिसॉल्व्ड। तो यहाँ पे जो फर्म है वो वाउंड अप हो जाएगी, फर्म बंद हो जाएगी, डिसॉल्व हो जाएगी। ठीक है, एक ही बात है इन सब बातों का, मतलब एक ही मीनिंग है इन सब बातों का। तो इसका मतलब यहां तक अगर देखा जाए तो डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म का मतलब क्या है, बिजनेस का बंद हो जाना, पार्टनरशिप फर्म का क्लोज हो जाना। ठीक है, वाउंड अप हो जाना, डिसॉल्व हो जाना, क्लोज हो जाना, डिसकंटिन्यूड हो जाना। सारी ये जो टर्म्स हैं ये इंटरचेंजेबल टर्म्स हैं, एक ही बात है, इन सबका मतलब जो है वो एक ही है। तो अगर हम टू द पॉइंट अब तक की बात को देखें तो भाई हमारे माइंड में क्या चीज आती है कि डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म का मतलब क्या है, पार्टनरशिप फर्म का बंद हो जाना, क्लोज हो जाना। और इसी बात को हम अलग अलग शब्दों में बोल सकते हैं, डिसॉल्व हो जाना, वाउंड अप हो जाना। ठीक है, या डिसकंटिन्यूड हो जाना, लिक्विडेट हो जाना। ठीक है, तो अलग अलग शब्दों के थ्रू मैं इस बात को जो है यहाँ पे लिख सकता हूं। आगे यहाँ पे क्या बोला गया भाई एक बार देखते हैं। यहाँ पे बोला गया एज अ रिजल्ट इकोनॉमिक रिलेशनशिप अमंग द पार्टनर्स एंड। अब भाई ध्यान देना, इकोनॉमिक रिलेशनशिप का मतलब क्या होता है, इकोनॉमिक रिलेशनशिप मतलब पैसों से संबंधित जो रिलेशनशिप होता है। ठीक है, मनी से संबंधित जो रिलेशनशिप होता है। पार्टनरशिप फर्म के अंदर जो वेरियस पार्टनर्स होते हैं उनके बीच में आपस में क्या होता है, प्रॉफिट शेयर करते हैं। वो लोग आपस में क्या करते हैं,
प्रॉफिट शेयर करते हैं तभी तो वो पार्टनर्स हैं, ठीक है, बिजनेस में उनकी हिस्सेदारी है, ठीक है, पार्टनर्स हैं वो लोग काम करेंगे और उनको जो प्रॉफिट होगा उसमें उनका हिस्सा होगा, ठीक है, उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के हिसाब से वो लोग आपस में प्रॉफिट को बांटेंगे। तो उनके बीच में एक इकोनॉमिक रिलेशनशिप है कि नहीं है भाई, उनके बीच में एक इकोनॉमिक रिलेशनशिप है, इसका मतलब पैसे का संबंध है उनके बीच में, ठीक है, इकोनॉमिक रिलेशनशिप है। तो यहां पे बोला गया है कि जब पार्टनरशिप फर्म डिसॉल्व होगी ना, तो वो जो पार्टनर्स है उनके बीच में जो पैसे का संबंध है वो भी खत्म हो जाएगा। भाई सिंपल सी बात है, बिजनेस ही खत्म हो गया, बिजनेस ही बंद हो गया, तो पार्टनर्स के बीच में जो पैसे का संबंध था क्या वो आगे चलेगा क्या? अब भाई नहीं चलेगा। वो संबंध तो तब तक ही था ना जब तक पार्टनरशिप फर्म थी। अब फर्म ही बंद हो रही है, काम ही बंद हो रहा है, ठीक है, बोरिया बिस्तरा लपेट के सब भाई निकल रहे हैं अब हम लोग, ठीक है, अब कोई काम नहीं होने वाला। तो इसका मतलब यहाँ पे क्या होने वाला है, इकोनॉमिक रिलेशनशिप जो है वो खत्म हो जाएगा पार्टनर्स के बीच में, ठीक है। तो यही बात यहाँ पे लिखेगा एज अ रिजल्ट, तो मतलब इसी कारण से, किस कारण से, फर्म के डिसॉल्व होने के कारण से इकोनॉमिक रिलेशनशिप अमंग द पार्टनर्स एंड्स, तो जो पार्टनर्स के बीच में जो इकोनॉमिक रिलेशनशिप है वो खत्म हो जाएगा। आगे यहाँ पे कहा गया कि इट इज डिफरेंट फ्रॉम डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। अब भाई यहाँ पे उसने दो शब्द यूज किए हैं, देखो ध्यान से, दो टर्म्स यूज किए हैं। एक तो हमने पढ़ा डिसोल्यूशन ऑफ फर्म, डिसोल्यूशन ऑफ फर्म, भाई ध्यान देना क्योंकि ये 1 मार्क्स में आ जाता है, डिसोल्यूशन ऑफ फर्म। और एक शब्द यहां पे आ रहा है डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। ये दो अलग अलग टर्म्स है। डिसोल्यूशन ऑफ फर्म को मैं डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म भी बोल सकता हूं। देखो ध्यान से, मैं इसको यहां पे लिख भी देता हूं ताकि कंफ्यूजन क्रिएट ना हो। मैं इसको डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म या फर्म एक ही बात है। तो डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म और डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप ये दोनों अलग अलग बातें होती हैं। कैसे होती हैं अलग अलग बातें? तो देखो, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म का मतलब क्या होता है भाई, ये जो डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म मैंने यहाँ पे टर्म लिखी है ना, डिसोल्यूशन ऑफ फर्म या डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म एक ही बात है ये। इसका मतलब क्या है कि जो फर्म है वो क्लोज हो जाती है, फर्म क्लोज हो जाती है, सिंपल, ठीक है, ज्यादा यहाँ पे दिमाग नहीं लगाना। फर्म क्लोज हो जाती है, बिजनेस क्लोज हो जाता है, बिजनेस क्लोज हो जाता है, बिजनेस ही क्लोज हो जाता है। जबकि अगर मैं यहां पे बात करूं डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप की, तो यहां पे बिजनेस क्लोज नहीं होता, यहां पे फर्म जो है वो चलती है, फर्म कंटिन्यू करती है। देखो ध्यान से, मैं लिख रहा हूं यहां पे, फर्म कंटिन्यू करेगी, यहां पे फर्म क्लोज नहीं होगी, ठीक है, मतलब मैं यहां पे लिखता हूं फर्म क्लोज नहीं होगी यहां पे, ठीक है, यहां पे फर्म क्लोज नहीं होने वाली है। यहां पे क्या होता है, यहां पे पार्टनरशिप जो होती है ना, पार्टनरशिप, पार्टनर्स के बीच का जो रिलेशनशिप है उसमें चेंजेस आते हैं। जैसे कि मैं बोलूं कि भाई एक नया पार्टनर फर्म में एडिट हो गया, ठीक है, एक नया पार्टनर फर्म में एडमिट हो गया। तो अगर एक नया पार्टनर फर्म में एडमिट हो गया तो जो पार्टनर्स हैं, पुराने वाले जो पार्टनर्स थे, उनका जो पार्टनरशिप था आपस में वो डिसॉल्व होकर एक नया पार्टनरशिप बनेगा। सुनो ध्यान से, मैं बोलता हूं ए और बी दो पार्टनर्स थे, और इन्होंने सी को न्यू पार्टनर के तौर पे एडमिट कर लिया। भाई ध्यान देना, न्यू पार्टनर के तौर पे एडमिट कर लिया। अब पहले क्या था, ए और बी के बीच में एक एग्रीमेंट था, अब सी के आने से क्या होगा, वो जो ए और बी का आपस का एग्रीमेंट था वो कैंसिल हो जाएगा, इसी को बोलते हैं डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। ए और बी के बीच में जो पार्टनरशिप थी वो डिसॉल्व हो गई, वो खत्म हो गई, और नई पार्टनरशिप बनेगी ए, बी और सी के बीच में। बात समझ में आती है? तो डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप का मतलब पार्टनर्स के बीच में जो रिलेशनशिप है, पार्टनर्स के बीच में जो पार्टनरशिप वाला जो रिलेशनशिप है वो खत्म हो जाना, ठीक है, पार्टनरशिप फर्म बंद नहीं हो रही है, ठीक है। अब यहां पे ये डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप जो मैंने आपको बताया, इसका मैंने एक एग्जांपल तो लिया, एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर के अलावा यहाँ पे रिटायरमेंट भी हो सकता है। मैं बोलता हूं भाई ए, बी, सी 3 पार्टनर थे, ठीक है, बी रिटायर हो गया। अब भाई मुझे एक बात बताओ, पहले क्या था, ए, बी और सी के बीच में एक एग्रीमेंट था, अब बी रिटायर हो जाएगा तो ए और सी के बीच में एक न्यू एग्रीमेंट बनाना पड़ेगा। तो ओल्ड एग्रीमेंट कम्स टू एन एंड, तो पुराना एग्रीमेंट खत्म होकर नया एग्रीमेंट बनाया जाएगा पार्टनरशिप का, ठीक है, फर्म चलती रहेगी, बिजनेस चलता रहेगा। तो इसी को बोलते हैं क्या, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। एक और एग्जांपल ले लेते हैं यहाँ पे, भाई डेथ का एग्जांपल भी ले लेते हैं। मैं बोलता हूं कि भाई ए, बी, सी 3 पार्टनर थे और सी डाइड, सी की डेथ हो गई,
ठीक है, सी की डेथ हो गई। तो पहले क्या था, ए बी और सी के बीच में एक एग्रीमेंट था, अब सी की तो डेथ हो गई है तो ए और बी के बीच में न्यू एग्रीमेंट बनेगा, ठीक है, ए और बी के बीच में न्यू एग्रीमेंट बनेगा। तो ओल्ड एग्रीमेंट जो था वो कैंसिल होगा और न्यू एग्रीमेंट बनाया जाएगा। तो यहाँ पे भी जो पार्टनरशिप थी पार्टनर्स के बीच में वो टूट गई, ठीक है, पार्टनरशिप न्यू बनाई जाएगी, ठीक है, न्यू पार्टनरशिप क्रिएट होगी यहाँ पे। तो इट मींस इसको कहा जाता है डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। जब पार्टनर्स के बीच में जो पार्टनरशिप होती है उसमें कुछ चेंजेस आते हैं, ठीक है, और वो चेंजेस किस किस वजह से आएंगे मैंने आपको बताया, वो चेंजेस किस किस वजह से आएंगे, एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ, ये 3 केसेस बताए। एक और बता देता हूं मैं यहाँ पे बोलता हूँ कि पार्टनर्स के बीच में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज हो गया। मैं बोलता हूँ ए बी और सी जो थे ना ये पहले इक्वल शेयर करते थे प्रॉफिट, मतलब 1:1:1 की रेशियो में शेयर करते थे, लेकिन अब क्या होगा, अब ये लोग है ना चेंज करने वाले हैं, चेंज करके ये बोलते हैं कि भाई 3:1 की रेशियो में अब हम जो है अपना प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज करेंगे। तो इसके लिए इनको क्या करना पड़ेगा, ए बी और सी के बीच में जो पुराना एग्रीमेंट था, वो पुराना एग्रीमेंट 1:1:1 वाला जो था उसको कैंसिल करना पड़ेगा और नया एग्रीमेंट बनाना पड़ेगा 3:1 वाला। तो जब पुराना एग्रीमेंट एंड होगा, नया एग्रीमेंट बनाया जाएगा, तो उस केस में यहां पे भी क्या हो जाएगा, पार्टनरशिप डिसॉल्व होकर न्यू पार्टनरशिप क्रिएट होगी, ठीक है। तो इसको बोलते हैं डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। तो ये जो केसेस थे, मतलब आप ध्यान देना, ये सारे आपकी बुक के चैप्टर्स ही तो हैं, ये सारे आपकी बुक के चैप्टर्स ही तो हैं। चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमंग एग्जिस्टिंग पार्टनर्स, एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर, रिटायरमेंट ऑफ एन एग्जिस्टिंग पार्टनर, डेथ ऑफ एन एग्जिस्टिंग पार्टनर, ठीक है। तो ये सब आपके बुक के ही चैप्टर्स हैं। ये सब हमारा क्या है, ये डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप में आएंगे, ठीक है, ये डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप में कवर होंगे। जबकि डिसोल्यूशन ऑफ फर्म या डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म का अर्थ क्या होगा, फर्म का बंद हो जाना। मतलब ये जो 8th चैप्टर हम लोग पढ़ रहे हैं, ठीक है, तो मतलब यहाँ पे डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप में हमारे चैप्टर नंबर कौन कौन से कवर हो जाते हैं, 3, 4, 5, 6 और 7, ठीक है, 3 भी कवर होता है, नहीं 3 तो गुडविल था, 4, 5, 6 और 7। तो 4, 5, 6 और 7, ठीक है, 4, 5, 6 और 7 जो चैप्टर्स थे हमारे, ये वाले चैप्टर्स हमारे जो हैं यहाँ पे कवर हो जाएंगे, ठीक है, 4, 5, 6 और 7 डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप के अंदर, ठीक है। चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमंग एग्जिस्टिंग पार्टनर्स, एडमिशन ऑफ अ पार्टनर, रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर, डेथ ऑफ अ पार्टनर, ठीक है। और जो 8th चैप्टर है वो आपका क्या है, वो है ये डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म या डिसोल्यूशन ऑफ फर्म, जब फर्म का बिजनेस ही बंद हो जाएगा। तो ये हमें यहाँ पे पढ़ना है, ठीक है। तो यहाँ से एक बार रीड कर लेते हैं दोबारा से। तो ये मैंने आपको दोनों में डिफरेंस समझाया भाई कि दोनों में अंतर क्या होता है। एक बार मैं आपको रीड भी करवा देता हूं, तो देखो भाई ध्यान से, तो दोबारा से एक बार देखना भाई, स्टार्टिंग से यहाँ पे लिखा हुआ था डिसोल्यूशन ऑफ फर्म, ठीक है। अब ये शब्द पे ध्यान देना, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप नहीं लिखा हुआ यहाँ पे, डिसोल्यूशन ऑफ फर्म लिखा हुआ है, मतलब डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म, ठीक है, एक ही बात है। तो डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप अलग चीज है, डिसोल्यूशन ऑफ फर्म या फिर डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म एक अलग चीज होती है, ठीक है। तो डिसोल्यूशन ऑफ फर्म मींस बिजनेस ऑफ द फर्म इज डिसकंटिन्यूड, दैट इज क्लोज्ड, एंड द फर्म इज वाउंड अप, दैट इज डिसॉल्व्ड। एज अ रिजल्ट इकोनॉमिक रिलेशनशिप अमंग द पार्टनर्स एंड्स। तो जो पार्टनर्स के बीच में जो इकोनॉमिक रिलेशनशिप है वो खत्म हो जाता है, क्योंकि फर्म बंद हो रही है ना, इसलिए। अच्छा, एक और बात पे ध्यान देना, जो डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप होता है ना, वहां पे इकोनॉमिक रिलेशनशिप अमंग द पार्टनर्स डज नॉट एंड्स, ठीक है, वहां पे इकोनॉमिक रिलेशनशिप चलता है पार्टनर्स के बीच में। हाँ, ऐसा हो सकता है कि उसमें चेंजेस आ जाए, ठीक है, अगर एक नया पार्टनर एडमिट हो गया तो उसको भी प्रॉफिट में शेयर देना पड़ेगा, या अगर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज हो गई तो वहां पे भी सबका प्रॉफिट का शेयर जो है वो चेंज हो जाएगा। अगर एक एग्जिस्टिंग पार्टनर रिटायर हो गया तो वहां पे भी प्रॉफिट में जो है हिस्सा चेंज हो जाएगा, ठीक है। अगर एक एग्जिस्टिंग पार्टनर की डेथ होगी तो वहां पे भी प्रॉफिट में जो हिस्सा है वो चेंज हो जाएगा। लेकिन इकोनॉमिक रिलेशनशिप रहेगा या नहीं रहेगा, रहेगा तो जरूर, ऐसा तो नहीं है कि खत्म ही हो जाएगा, ठीक है। तो मतलब डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप में तो इकोनॉमिक रिलेशनशिप खत्म ही हो जाएगा, क्योंकि फर्म ही बंद हो जाएगी, ठीक है। आपको डिफरेंस समझ में आ रहा होगा। लेकिन डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप में ऐसा नहीं होता, वहां पे इकोनॉमिक रिलेशनशिप आपका चलता रहेगा, ठीक है। तो आगे देखो, ऐसी ही बातें कुछ लिखी हुई है, यहाँ पे लिखा है इट इज डिफरेंट फ्रॉम डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। तो वो बता रहा है कि भाई डिसोल्यूशन ऑफ फर्म जो है वो डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप से अलग होता है थोड़ा। कैसे अलग होता है, अब यहाँ पे ना उसने मतलब बता रखा है डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप का। वो कह रहा है विच मीन्स चेंज इन रिलेशनशिप अमंग द पार्टनर्स। वो कह रहा है डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप का मतलब क्या है, चेंज इन रिलेशनशिप अमंग द पार्टनर्स, पार्टनर्स के बीच में रिलेशनशिप में चेंजेस आ जाना, मतलब उनके एग्रीमेंट में चेंजेस आ जाना। और एग्रीमेंट में चेंजेस मैंने आपको बताया कैसे कैसे आ सकते हैं, अगर उनके बीच में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में चेंज आ रहा है, या एडमिशन हो रहा है न्यू पार्टनर का, या रिटायरमेंट हो रहा है एक एग्जिस्टिंग पार्टनर का, या एक एग्जिस्टिंग पार्टनर की डेथ हो जाती है,
तो इन सभी केसेस में पार्टनर के बीच में जो रिलेशनशिप है वो चेंज होगा और वहां पे उसको हम क्या बोलेंगे, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप बोलेंगे। आगे यहाँ पे लिखा है बट द फर्म कंटिन्यूज, ठीक है, यहाँ पे फर्म चलती रहेगी, फर्म पे कोई असर नहीं पड़ेगा, बिजनेस चलता रहेगा, ठीक है। तो यहां तक की बात को एक बार दोबारा से मैं आपको रीड करवा देता हूं भाई, देखना मैं टाइम ज्यादा लगा रहा हूं, उसका एक रीजन भी है, क्योंकि मुझे बातें जो है वो अच्छे से एक्सप्लेन करनी है। अगर किसी को बोरियत हो रही हो ना तो फिर वो भाई मत देखना ज्यादा डिटेल में, ठीक है, उसको दिक्कत हो जाएगी। तो देख लो भाई, डिसोल्यूशन ऑफ फर्म मींस बिजनेस ऑफ द फर्म इज डिसकंटिन्यूड दैट इज क्लोज्ड। आपको समझ में आ रहा होगा कि भाई फर्म का बिजनेस अगर बंद हो जाता है तो उसको डिसोल्यूशन ऑफ फर्म बोला जाता है। मैं बोल रहा हूं उसको डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म भी बोल सकते हैं, ठीक है। आगे लिखा है कि फर्म इज वाउंड अप दैट इज डिसॉल्व्ड, ठीक है, फर्म वाउंड अप हो जाएगी, डिसॉल्व हो जाएगी। और इसके कारण क्या होगा, इसके कारण पार्टनर्स के बीच में जो इकोनॉमिक रिलेशनशिप है वो खत्म हो जाता है भाई। आगे यहाँ पे बोला है, यहाँ पे एक टर्म यूज किया उसने कि भाई डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप क्या होता है, ठीक है। तो उसने बताया कि डिसोल्यूशन ऑफ फर्म और डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप, डिसोल्यूशन ऑफ फर्म और डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप ये दोनों अलग अलग चीजें हैं, ठीक है। तो उसने यहाँ पे एक्सप्लेन कर रखा है कि डिसोल्यूशन ऑफ फर्म और डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप ये दोनों अलग चीजें हैं। डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप क्या होता है उसने बताया कि यहाँ पे क्या होता है, पार्टनर्स के बीच में जो रिलेशनशिप है उसमें चेंजेस आ जाते हैं। और मैंने आपको कारण बताए कि कैसे कैसे चेंज आ सकता है, ठीक है। तो मैंने आपको बताया कैसे कैसे चेंज आ सकता है भाई, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में चेंज हो जाना, या फिर एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ, ठीक है, ये मैंने कुछ केसेस आपको बताए। और यहाँ पे फर्म चलती रहती है, फर्म कंटिन्यूज, ठीक है, फर्म चलती रहती है, फर्म में कोई फर्क यहाँ पे नहीं पड़ेगा। आगे यहाँ पे कुछ और बातें की गई हैं भाई, इनको भी ध्यान से देखना। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 39 ऑफ द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, डिसोल्यूशन ऑफ फर्म मींस डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप अमंग ऑल द पार्टनर्स इन द फर्म। सुनो ध्यान से, एक सेक्शन है, सेक्शन नंबर 39, कौन से एक्ट का सेक्शन है, पार्टनरशिप एक्ट का, पार्टनरशिप एक्ट 1932 का ये सेक्शन है। और यहां पे ना एक बात लिखी है, क्या बात लिखी है, यहां पे लिखा है कि डिसोल्यूशन ऑफ फर्म क्या होता है, डिसोल्यूशन ऑफ फर्म का मीनिंग लिखा है। डिसोल्यूशन ऑफ फर्म का मीनिंग क्या है, तो यहां पे लिखा है डिसोल्यूशन ऑफ फर्म मींस डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप अमंग ऑल द पार्टनर्स इन द फर्म। अब सुनना ध्यान से, मैं बोलता हूं डिसोल्यूशन ऑफ फर्म, डिसोल्यूशन ऑफ फर्म, मैंने ये शब्द यूज किया, मतलब पार्टनरशिप फर्म बंद हो रही है, पार्टनरशिप फर्म बंद हो रही है तो क्या पार्टनर्स के बीच में जो एग्रीमेंट है उसमें कुछ बदलाव आ रहा है, हाँ भाई, एग्रीमेंट खत्म हो रहे हैं, एग्रीमेंट खत्म हो रहे हैं, और एग्रीमेंट में चेंज आ गया, इसका मतलब क्या डिसोल्यूशन ऑफ फर्म होने से डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप होगा कि नहीं होगा, पार्टनरशिप भी डिसॉल्व हो जाएगी भाई, एग्रीमेंट में भी चेंज हो रहा है ना। मैंने आपको क्या समझाया था, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप क्या होता है, जब पार्टनर्स के बीच में जो एग्रीमेंट है उसमें चेंजेस आते हैं। तो जब फर्म ही बंद हो जाएगी तो एग्रीमेंट कम्स टू एन एंड, ठीक है, एग्रीमेंट खत्म हो जाएगा, तो एग्रीमेंट में चेंज आ ही रहा है, ठीक है, एग्रीमेंट खत्म हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो इसलिए डिसोल्यूशन ऑफ फर्म रिजल्ट्स इन डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। बट मैं अगर ऐसा बोलूं कि डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप क्या डिसोल्यूशन ऑफ फर्म कर सकती है, नहीं, मतलब डिसोल्यूशन पार्टनरशिप में डिसॉल्व होने की वजह से क्या फर्म डिसॉल्व होती है, नहीं, ठीक है। फर्म डिसॉल्व होगी तो पक्की बात है पार्टनरशिप तो डिसॉल्व होगी ही होगी, ठीक है। 1 मार्क्स में ये पूछा जा सकता है कि वेदर द डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म रिजल्ट्स इन डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप, तो यस, अगर फर्म डिसॉल्व होगी तो पार्टनरशिप भी डिसॉल्व हो जाएगी, पार्टनर्स के बीच में जो एग्रीमेंट है वो भी खत्म हो जाएगा, ठीक है। लेकिन इसका उल्टा नहीं हो सकता, मतलब ऐसा नहीं हो सकता कि मैं बोलूं कि भाई डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप रिजल्ट्स इन डिसोल्यूशन ऑफ फर्म, ऐसा नहीं हो सकता, ठीक है। तो इस बात पे ध्यान देना भाई। और ये बात लिखी कहां पे है, ये बात लिखिए पार्टनरशिप एक्ट 1932 के अंदर सेक्शन नंबर 39 में ये बात आपको मिलेगी, ठीक है। तो इतना ज्यादा अगर आपको नहीं भी याद रहता तो कोई दिक्कत नहीं है, बट आप कॉन्सेप्ट समझना, ठीक है, आपको ना कॉन्सेप्ट समझना है, याद रहे ना रहे, सेक्शन वाइज आपको बातें याद रहे ना रहे उसका उतना दिक्कत नहीं होगी उससे, ठीक है, आपको समझ में जरूर आना चाहिए। आगे देखो, इन सच एन इवेंट ऑल द एसेट्स ऑफ द फर्म आर रियलाइज्ड। अब सुनो ध्यान से, अब थोड़ा सा यहां पे बातें होने लग गई है डिसोल्यूशन से रिलेटेड, डिसोल्यूशन ऑफ फर्म से रिलेटेड। डिसोल्यूशन ऑफ फर्म मैंने अभी अभी समझाया, डिसोल्यूशन ऑफ फर्म का मतलब फर्म क्लोज हो जाएगी, फर्म क्लोज हो जाएगी, बिजनेस बंद हो जाएगा, बिजनेस बंद हो जाएगा। अब बिजनेस जब हम बंद कर देंगे तो हमारे कुछ ना कुछ क्रेडिटर्स भी होंगे कि नहीं होंगे, कुछ ना कुछ ऐसे लोग होंगे जिनसे हमने उधार ले रखा होगा,
हमारी फर्म ने उधार ले रखा होगा, तो हमें उन लोगों को पहले पेमेंट करनी पड़ेगी कि नहीं करनी पड़ेगी? हाँ भाई, उनको पहले पैसा देना पड़ेगा, उनको पैसा देना पड़ेगा। उनको पैसा कैसे देंगे? अपने एसेट्स को बेच के। तो फर्म के एसेट्स को बेचा जाएगा, जो पैसा इकट्ठा होगा उस पैसे से हम क्या करेंगे? उस पैसे से हम क्या करेंगे भाई? उस पैसे से हम वो लाइबिलिटीज पे करेंगे अपनी फर्म की, और फिर जो पैसा बच जाएगा वो पार्टनर्स बांट लेंगे आपस में। सुनो ध्यान से दोबारा, बिजनेस बंद हो रहा है, तो जो हमारे क्रेडिटर्स हैं जिनसे हमने उधार लिया हुआ है वो हमसे पैसा मांगने आ जाएंगे ना कि भाई तुम तो बिजनेस बंद करके भाग रहे हो, हमारा पैसा तो दे के जाओ। तो अब उनको पैसा देने के लिए हम क्या करेंगे? हम अपने एसेट्स को बेच देंगे। बिजनेस तो बंद हो रहा है तो एसेट्स को बेच देंगे। एसेट्स को बेचने के बाद जो पैसा इकट्ठा होगा उससे सबसे पहले हम क्या करेंगे? अपनी लाइबिलिटीज को पे कर देंगे। अगर कुछ बच जाता है, अगर कुछ बच जाता है तो उस केस में क्या होगा? उस केस में वो पैसा पार्टनर्स आपस में बांट लेंगे और चले जाएंगे अपने अपने घर। बात समझ में आती है? यही बात यहां पे लिखी हुई है, ठीक है, यही बात यहां पे लिखी हुई है। मैं आपको एक बार रीड करवा देता हूं। तो देखो भाई ध्यान से, यहां पे लिखा है इन सच एन इवेंट ऑल द एसेट्स ऑफ द फर्म आर रियलाइज्ड। रियलाइज्ड का मतलब क्या होता है? सोल्ड। ठीक है, देखो लिखा हुआ है रियलाइज्ड, दैट इज सोल्ड। ठीक है, तो रियलाइज्ड का मतलब भाई समझ लेना, रियलाइजेशन अकाउंट भी अभी इसमें हमें बनाना होता है। एक नया अकाउंट बनाना सिखाऊंगा आपको इस चैप्टर में, रियलाइजेशन अकाउंट। और रियलाइज करने का मतलब होता है बेचना। ठीक है, तो आप शब्द को समझना जरूर। तो यहां पे लिखा हुआ है भाई एसेट्स को बेच दिया जाएगा, फर्म बंद हो रही है, एंड लाइबिलिटीज आर पेड, लाइबिलिटीज को पे कर दिया जाएगा। आगे लिखा है द बैलेंस इफ एनी इज पेड टू द पार्टनर्स इन सेटलमेंट ऑफ देयर अकाउंट। वो कह रहा है अगर कुछ बच जाता है तो फिर वो किस में बांट दिया जाएगा? पार्टनर्स में बांट दिया जाएगा। आगे लिखा हुआ है इफ देयर इज शॉर्टफॉल। वो कह रहा है अगर हाँ कुछ कमी पड़ गई, सुनो ध्यान से, मैंने अपने सारे एसेट्स बेच दिए फर्म के, मैंने अपने सारे एसेट्स बेच दिए फर्म के, लेकिन जो पैसा इकट्ठा हुआ ना वो मेरी लाइबिलिटीज से कम था, मतलब लाइबिलिटीज ज्यादा है और एसेट्स को बेच के जो पैसा इकट्ठा हुआ वो कम है। तो भाई अब वो जो एक्स्ट्रा पैसा मुझे देना है, वो जो शॉर्टफॉल हो गई, वो जो कमी रह गई, वो शॉर्टफॉल कौन पे करेगा? तो वही बात यहां पे लिखी हुई है। ठीक है, दोबारा बताता हूं, मैंने अपने सारे एसेट्स बेच दिए लेकिन फिर भी मेरे पास जो पैसा आया वो मेरी लाइबिलिटीज के मुकाबले कम था। तो जो शॉर्टफॉल है, मतलब लाइबिलिटीज को पे करने के लिए जितना पैसा कम पड़ रहा है वो पैसा कौन पे करेगा, उसकी बात यहां पे चल रही है। तो यहां पे लिखा है इफ देयर इज शॉर्टफॉल इन मीटिंग आउटसाइडर्स लाइबिलिटीज इट इज मेट बाय द पार्टनर्स फ्रॉम देयर प्राइवेट एसेट्स। तो फिर भाई पार्टनर्स पे करेंगे अपनी प्राइवेट संपत्ति से, अपनी प्राइवेट संपत्ति से। ठीक है, अपने घर में से पैसा लेके आएंगे। ठीक है, अपनी प्राइवेट संपत्ति से पैसा पे करेंगे। तो ये सारी बात यहां पे लिखी थी। एक बार मैं समराइज कर देता हूं इस पैराग्राफ को। काफी टाइम मैंने इस पैराग्राफ पे लगाया और लगाना जरूरी भी था। ठीक है, अब कुछ बच्चे बोलेंगे भैया इतना ज्यादा आप मत पढ़ाओ डिटेल में, तो भाई जिसको दिक्कत है वो मत पढ़ो इतना डिटेल में। ठीक है, तो दोबारा देख लेते हैं भाई इस पैराग्राफ में हमने क्या क्या पढ़ा अब तक। ठीक है, यहां पे हमने पढ़ा कि डिसोल्यूशन ऑफ फर्म क्या होता है। मैं एकदम टू द पॉइंट बातें करने वाला हूं। तो डिसोल्यूशन ऑफ फर्म का मतलब क्या होता है भाई? डिसोल्यूशन ऑफ फर्म का मतलब होता है फर्म का बंद हो जाना, बिजनेस का क्लोज हो जाना। और जब फर्म बंद होगी तो डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप तो हो ही जाएगा, मतलब पार्टनरशिप तो डिसॉल्व हो ही जाएगी, पार्टनर्स के बीच में जो रिलेशनशिप है वो तो खत्म हो ही जाएगा। ठीक है, एग्रीमेंट में चेंजेस तो हो ही जाएंगे, एग्रीमेंट एंड ही हो जाएगा, चेंज क्या होना। ठीक है, आगे हमने यहाँ पे पढ़ा था कि भाई इससे ना पार्टनर्स के बीच में जो इकोनॉमिक रिलेशनशिप है वो खत्म हो जाता है। ठीक है, अगर फर्म डिसॉल्व होगी तो पार्टनर के बीच में जो इकोनॉमिक रिलेशनशिप होगा वो खत्म हो जाएगा, फर्म हमारी क्लोज हो जाएगी। आगे हमने यहाँ पे पढ़ा कि भाई डिसोल्यूशन ऑफ फर्म का अर्थ डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप है, मतलब घुमा फिरा के एक ही बात हमने बार बार पढ़ी है यहाँ पे। तो मतलब टू द पॉइंट अगर बात करूँ तो हमने पढ़ा डिसोल्यूशन ऑफ फर्म, दोबारा देख लो, डिसोल्यूशन ऑफ फर्म का मतलब बिजनेस का क्लोज हो जाना, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप का मतलब जो पार्टनर्स के बीच में एग्रीमेंट है उसमें चेंजेस आ जाना। ठीक है, ये दो टर्म्स हमने पढ़ी। फिर हमने पढ़ा कि डिसोल्यूशन ऑफ फर्म रिजल्ट्स इन डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। ठीक है, तीसरी बात हमने ये पढ़ी। उसके बाद हमने यहाँ पे पढ़ा कि भाई जब डिसोल्यूशन होगा तो फर्म के सारे एसेट्स को बेचा जाएगा, रियलाइज किया जाएगा और जो पैसा इकट्ठा होगा उससे लाइबिलिटीज पे की जाएंगी। अगर कुछ पैसा बचेगा तो पार्टनर्स में बांट दिया जाएगा। अगर कुछ शॉर्टफॉल हो जाएगा, ठीक है, कुछ कमी पड़ जाएगी पैसों की, लाइबिलिटीज पे करने के लिए पैसा अगर कम पड़ जाएगा तो वो पैसा पार्टनर्स के प्राइवेट एसेट्स से जो है वो रिकवर किया जाएगा और पे किया जाएगा। ठीक है, तो ये सारी बातें हमने यहाँ पे पढ़ी हैं और ये चीजें भाई आपको माइंड में रखनी है। ठीक है, ये चीजें आपको माइंड में रखनी है।
आप अपनी कॉपी में इसको टू द पॉइंट लिख लेना। देखो मैं आपको समझाता हूँ। पहली बात आपको यहाँ पे लिखनी है कि डिसोल्यूशन ऑफ फर्म मींस, डिसोल्यूशन ऑफ फर्म का मतलब क्या होता है। डिसोल्यूशन मैं लिखवा देता हूं मैं। डिसोल्यूशन ऑफ फर्म, डिसोल्यूशन ऑफ फर्म मींस द बिजनेस comes to end or business closed, सिंपल। ठीक है, तो डिसोल्यूशन ऑफ फर्म का मतलब बिजनेस कम टू एंड, बिजनेस क्लोज्ड। ठीक है, पहला पॉइंट ये लिख लेना। डिसोल्यूशन ऑफ फर्म का मतलब पहले पॉइंट में लिखा, और सेकंड पॉइंट बनाएंगे यहां पे लिखेंगे डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप क्या होता है। सेकंड पॉइंट बनाएंगे, कॉपी में आप लिख सकते हैं इसको। ठीक है, तो डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप क्या होता है। डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप मीन्स रिलेशनशिप और एग्रीमेंट। ठीक है, रिलेशनशिप और एग्रीमेंट अमंग पार्टनर्स चेंजेस। ठीक है, रिलेशनशिप और एग्रीमेंट अमंग पार्टनर्स चेंजेस। ठीक है, ये चीज आप पॉइंट नंबर 2 में लिख लेना कि भाई डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप का मतलब क्या होता है। यहां पे आप एग्जांपल भी लिख सकते हैं, एज इन केस ऑफ चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमंग एग्जिस्टिंग पार्टनर्स, एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ। ठीक है, ये आप एग्जांपल्स भी लिख सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद आप लिखना थर्ड पॉइंट। थर्ड पॉइंट में आप क्या लिखेंगे भाई। थर्ड पॉइंट में आप लिखेंगे कि भाई डिसोल्यूशन ऑफ फर्म ऑलवेज रिजल्ट इन डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप, ऑलवेज रिजल्ट इन डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। तो डिसोल्यूशन ऑफ फर्म जो है उससे हमेशा ही पार्टनरशिप तो डिसॉल्व होगी ही होगी। पार्टनर्स के बीच में जो एग्रीमेंट है वो तो चेंज हो ही जाएगा उसकी वजह से। ठीक है, तो ये बात लिख लेना। आगे लिखना फोर्थ पॉइंट, इन दिस इवेंट एसेट्स ऑफ फर्म वर रियलाइज्ड या सोल्ड and liabilities were paid। ठीक है, सो इन दिस इवेंट एसेट्स रियलाइज होंगे, लाइबिलिटीज पे होंगी, और आगे लिखना यहां पे एंड इफ एनी बैलेंस अवेलेबल। ठीक है, मैं इसको मिटा के लिखता हूं, एंड इफ एनी बैलेंस अवेलेबल, and if any balance available that will be distributing among partners, that will be distributed among partners, among partners। ठीक है, तो अगर कुछ बैलेंस बचेगा तो पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट होगा। आगे इसी के साथ लिखना, कॉमा लगा के लिखना। ठीक है, कॉमा डालना, तो कॉमा लगा के लिखना इफ देयर इज एनी शॉर्टफॉल टू पे लाइबिलिटीज, दैट शॉर्टफॉल will be met by, मैं इसको मिटा के दोबारा लिख रहा हूं, will be met by partners private assets। जो पार्टनर्स के प्राइवेट एसेट्स होंगे उनके थ्रू उसको मेट किया जाएगा। ठीक है, तो ये बात भी यहां पे हमने पढ़ ली। तो ये 4 पॉइंट्स मैंने आपको लिखवा के दिए भाई, इनको अच्छे से समझना, एक एक पॉइंट का मतलब है। ठीक है ना, ये सारी बातें हमने यहीं पे पढ़ी हैं। अब आगे बढ़ते हैं भाई। अब मोड ऑफ डिसोल्यूशन।
ठीक है, डिसोल्यूशन कैसे कैसे हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है, देखो ध्यान से, द मोड बाय विच द फर्म में बी डिसॉल्व्ड आर दिस, ठीक है। यहाँ पे कुछ मोड्स लिखे हुए हैं, इस तरीके से फर्म जो है वो डिसॉल्व हो सकती है। तो पढ़ते हैं भाई एक बार क्या क्या तरीके हैं। पहला तो है बाय म्यूचुअल एग्रीमेंट, मतलब पार्टनर्स जो हैं वो आपस में डिसाइड कर लेते हैं यार अब फर्म बंद करते हैं, ठीक है। पार्टनर्स ऐसा कब डिसाइड करेंगे, जब कुछ भी कारण हो सकता है, ठीक है, कुछ भी कारण हो सकता है फर्म को लगातार लॉसेज हो रहे हो, या हो सकता है पार्टनर्स जो हैं वो अब काम ना करना चाहते हो, ठीक है ना। तो कुछ भी कारण हो सकता है उसका, पार्टनर्स आपस में म्यूचुअल एग्रीमेंट करके फर्म को डिसॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो बाय एन म्यूचुअल एग्रीमेंट फर्म में बी डिसॉल्व, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, द फर्म में बी डिसॉल्व्ड व्हेन ऑल द पार्टनर्स एग्री फॉर इट्स डिसोल्यूशन, ठीक है। जब फर्म को डिसॉल्व करने के लिए सारे पार्टनर्स एग्री होंगे तो फर्म को डिसॉल्व कर दिया जाएगा। तो ये एक कारण हो सकता है फर्म को बंद करने का। दूसरा कारण क्या है, मतलब ये आपको समझ में आ रहा है ये हम क्या पढ़ रहे हैं, मोड्स ऑफ डिसोल्यूशन का मतलब वो कारण जिनकी वजह से फर्म बंद हो सकती है। तो ये पहला तो क्या था, म्यूचुअल एग्रीमेंट, ठीक है, आपस में उन लोगों ने डिसाइड किया कि यार फर्म बंद करनी है तो उन्होंने कर दी बंद। अगला है कंपलसरी डिसोल्यूशन, मतलब मैंडेटरी, कंपलसरी करना ही पड़ेगा बंद। तो ऐसा कब होगा, देखो, द फर्म में बी कंपलसरीली डिसॉल्व्ड इन टू केसेस। पहला केस क्या है, when all the partners or all the partners except one become insolvent, ठीक है। अब यहां पे क्या लिखा हुआ है, जब सारे पार्टनर्स इंसॉल्वेंट होंगे या एक को छोड़ के सारे पार्टनर इंसॉल्वेंट होंगे। इसका मतलब मैं बोलता हूं एक फर्म में 4 पार्टनर्स हैं, या तो चारों के चारों इंसॉल्वेंट हो गए या फिर इनमें से 3 इंसॉल्वेंट हो गए, ठीक है, मतलब एक को छोड़ के बाकी सारे इंसॉल्वेंट हो गए। तो उस केस में फर्म को क्या कर दिया जाएगा, डिसॉल्व करना पड़ेगा कंपलसरी, ठीक है, लॉ के हिसाब से, ठीक है। तो ये लॉ के हिसाब से किया जाएगा, लीगली उस फर्म को हमें क्या करना पड़ेगा, बंद करना ही पड़ेगा। तो व्हेन ऑल द पार्टनर्स और ऑल द पार्टनर्स एक्सेप्ट वन बिकम इंसॉल्वेंट। दूसरा केस क्या है, व्हेन बिजनेस ऑफ द फर्म बिकम्स अनलॉफुल। भाई जो बिजनेस ऑफ फर्म है वो अनलॉफुल हो गया, मतलब जो फर्म काम कर रही है वो इलीगल हो गया, ठीक है। कभी कभार ऐसा होता है कि जब हमने फर्म स्टार्ट की थी तब वो काम इलीगल नहीं था, बट बाद में लॉ में चेंज आया कुछ और उसकी वजह से वो काम क्या हो गया, इलीगल हो गया। तो उस केस में भी हमें उस काम को बंद करना पड़ेगा। तो मतलब यहाँ पे लॉ की एप्लीकेबिलिटी की वजह से जो है फर्म बंद हो जाएगी। तो ये 2 केसेस यहाँ पे हैं हमारे पास। पहला केस, या तो सारे पार्टनर्स इंसॉल्वेंट हो जाए, या फिर यहाँ पे लिखा हुआ है कि भाई एक को छोड़ के सारे इंसॉल्वेंट हो जाए। और दूसरा केस, जो हम काम कर रहे हैं वो अनलॉफुल हो गया, ठीक है, वो अनलॉफुल हो गया अब, ठीक है। तो उस केस में भी वहां पे हमारी फर्म को हमें डिसॉल्व करना पड़ेगा। अगला यहाँ पे क्या है भाई, बाय नोटिस। इन केस ऑफ पार्टनरशिप एट विल द फर्म में बी डिसॉल्व्ड बाय एनी पार्टनर गिविंग नोटिस इन राइटिंग टू ऑल द अदर पार्टनर्स ऑफ हिज इंटेंशन टू डिसॉल्व द फर्म। अब सुनो ध्यान से, ये है क्या। पहली बात तो पार्टनरशिप एट विल क्या होता है, पार्टनरशिप एट विल क्या होता है। पार्टनरशिप एट विल का मतलब एक ऐसी पार्टनरशिप जिसका कोई ड्यूरेशन डिसाइडेड नहीं है, जिसका कोई ड्यूरेशन डिसाइडेड नहीं है। मान लेते हैं कि भाई ए, बी और सी ये 3 पार्टनर्स हैं, ये तीनों ने जो है अपना एग्रीमेंट बनाया। अब यहाँ पे इन्होंने ये जो एग्रीमेंट बनाया, इन्होंने अपनी पार्टनरशिप का टेन्योर वहां पे मेंशन नहीं किया कि मतलब ये जो पार्टनरशिप है कितने टाइम तक चलेगी हमारी, 1 साल, 2 साल, 3 साल, 5 साल, ठीक है। तो वो जो टेन्योर था वो मेंशन नहीं किया। तो ऐसी वाली पार्टनरशिप को क्या बोलते हैं, पार्टनरशिप एट विल, पार्टनरशिप एट विल। तो इसका मतलब पार्टनरशिप एट विल का मतलब समझ में आया होगा आपको, जब उसका टेन्योर फिक्स्ड ना हो, मतलब जब वो पार्टनरशिप की ड्यूरेशन फिक्स्ड ना हो तो उसको पार्टनरशिप एट विल कहा जाता है। मतलब जब तक हमारी मर्जी है, विल का मतलब इच्छा, जब तक इच्छा है तब तक चलेगी पार्टनरशिप। और अगर एक भी पार्टनर जो है वो राइटिंग में नोटिस दे देता है कि भाई मैं फर्म छोड़ना चाहता हूं, मैं फर्म जो है बंद करना चाहता हूं, तो फिर फर्म को बंद करना पड़ेगा ऐसी वाली पार्टनरशिप के अंदर, ठीक है। तो पार्टनरशिप एट विल जो है वो किसी एक पार्टनर की विल की वजह से भी बंद हो सकती है। भाई सेक्शन 43 में लिखा हुआ है, ठीक है। कौन से वाले एक्ट में लिखा हुआ है, सेक्शन 43 में, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के अंदर, ठीक है। तो दोबारा पढ़ लेते हैं। इन केस ऑफ पार्टनरशिप एट विल, इन केस ऑफ पार्टनरशिप इज एट विल द फर्म में बी डिसॉल्व्ड बाय एनी पार्टनर। कोई भी पार्टनर जो है फर्म को डिसॉल्व कर सकता है, गिविंग नोटिस इन राइटिंग टू ऑल द अदर पार्टनर्स ऑफ हिज इंटेंशन टू डिसॉल्व द फर्म, ठीक है। तो कोई भी पार्टनर, कोई भी एक पार्टनर अगर वो चाहे कि भाई उसको फर्म बंद करनी है तो वो क्या करेगा, बाकी सब पार्टनर्स को रिटर्न में नोटिस देगा कि भाई मैं जो है फर्म बंद करना चाहता हूं, और फर्म को बंद कर दिया जाएगा।
अगर पार्टनरशिप एट विल है तो, और पार्टनरशिप एट विल का मतलब क्या होता है, जब उसका ड्यूरेशन फिक्स्ड ना हो। जब पार्टनरशिप का ड्यूरेशन फिक्स्ड ना हो तो उसको पार्टनरशिप एट विल कहा जाता है। ये वाली बात सेक्शन 43 में लिखी हुई है, ठीक है। आगे देखना भाई ध्यान से, ऑन हैपनिंग ऑफ एन इवेंट, भाई कोई घटना घट गई, ठीक है, कोई दुर्घटना घट गई, उस केस में भी पार्टनरशिप को बंद कर दिया जा सकता है। तो भाई क्या क्या केसेस है यहाँ पे देखते हैं। अ फर्म में बी डिसॉल्व्ड इन एनी ऑफ द फॉलोइंग इवेंट्स, मे बी डिसॉल्व्ड। अब देखो भाई यहाँ पे शब्द लिखा है मे, यहाँ पे मैंडेटरी नहीं है, ठीक है, और यहाँ पे भी देखो, यहाँ पे भी ना फर्म में भी लिखा हुआ है, ठीक है। मे का मतलब मैंडेटरी नहीं है। मैं पिछले वाले पॉइंट पे एक बार ना दोबारा चलता हूं, देखो थर्ड पॉइंट पे मैं यहाँ पे एक बार आपको दोबारा से कुछ बातें समझाता हूँ। यहाँ पे लिखा है इन केस ऑफ पार्टनरशिप एट विल द फर्म मे बी डिसॉल्व्ड बाय एनी पार्टनर, मतलब ये उस पार्टनर की विल पे डिपेंड करता है, इच्छा पे डिपेंड करता है। वो चाहे तो अपनी मर्जी से उसको क्या कर सकता है, वो डिसॉल्व कर सकता है, ठीक है। तो मे बी डिसॉल्व, ठीक है, उसकी इच्छा है, ठीक है, तो अपनी इच्छा के हिसाब से वो चाहेगा तो वो कर सकता है, ठीक है। तो मे शब्द यहाँ पे यूज हो रहा है, इसका मतलब वहां पे उसकी इच्छा है। लीगली यहाँ पे कंपल्जन नहीं है, लीगली यहाँ पे कंपल्जन नहीं है, ठीक है। अगर वो चाहेगा तो वो क्या करेगा, नोटिस दे देगा सबको, और फॉर्म जो है वो बंद करनी पड़ेगी। आगे देखो ध्यान से, यहां पे भी ऐसे लिखा हुआ है द फर्म में बी डिसॉल्व, ठीक है, की जा सकती है, जरूरी नहीं है, की जा सकती है। इन द फॉलोइंग इवेंट्स इफ द पार्टनरशिप डीड सो प्रोवाइड्स, हाँ की जा सकती है अगर पार्टनरशिप डीड में लिखा हुआ है तो, ठीक है, तभी की जा सकती है। अब यहाँ पे केसेस क्या क्या है, ऑन एक्सपायरी ऑफ द टर्म फॉर विच द फर्म वाज कंस्टिट्यूटेड, भाई फर्म जब बनाई गई थी तो मान लो उसका एक ड्यूरेशन था, ठीक है, कि 3 साल 5 साल 4 साल इतने टाइम के लिए फर्म चलेगी, मतलब वो पार्टनरशिप एट विल नहीं थी। तो भाई अब जितने टर्म के लिए हमने उसको बनाया था, अगर वो टर्म उसका एक्सपायर हो जाएगा, उतना टाइम अगर खत्म हो जाएगा तो फर्म को बंद करना पड़ेगा हमको, ठीक है ना। हमने फर्म बनाई और हमने वहां पे ड्यूरेशन लिख दिया था कि भाई 5 साल तक ये फर्म चलेगी, 5 साल के लिए ये पार्टनरशिप है हमारी, तो 5 साल के बाद वो फर्म को बंद करना पड़ेगा, ठीक है। बट ये बात कहाँ लिखी होनी चाहिए, पार्टनरशिप डीड में, और पार्टनरशिप डीड में लिखा ही होगा ना। अगर देखो पार्टनरशिप का एक टर्म होगा तो वो पार्टनरशिप डीड में मेंशन किया ही होगा। पार्टनरशिप एट विल का मतलब क्या है कि पार्टनरशिप डीड के अंदर कोई भी टर्म मेंशन नहीं किया, मतलब ड्यूरेशन मेंशन नहीं किया कि कितने टाइम के लिए पार्टनरशिप चलेगी, उसको तो बोलते हैं पार्टनरशिप एट विल। बट पार्टनरशिप एट टर्म जो होती है वो क्या होती है, जहां पे हमने टर्म मेंशन किया होता है कि भाई इतने टाइम के लिए पार्टनरशिप चलेगी हमारी, ठीक है, ड्यूरेशन मेंशन किया होता है, तो उतने टाइम के बाद हमें उसको बंद करना पड़ेगा। तो पार्टनरशिप डीड में लिखा तो होगा ही ना कि कितने टाइम बाद वो ड्यूरेशन कंप्लीट होने वाला है हमारा। अगला है ऑन कंप्लीशन ऑफ अ वेंचर। अब वेंचर क्या होता है, देखो भाई ध्यान से, जॉइंट वेंचर। जॉइंट वेंचर क्या होता है, जॉइंट वेंचर क्या होता है भाई, कभी कभार आपने देखा होगा, ध्यान देना इधर, मैं आपको चलो इधर ही बताता हूं मैं। देखो मैं बोलता हूं एक ब्रिज की कंस्ट्रक्शन हो रही है, एक ब्रिज की कंस्ट्रक्शन हो रही है मान लेते हैं, और इस ब्रिज को एक कंपनी जो है वो बना रही है, बट इस कंपनी के पास है ना लेबर नहीं है, इस कंपनी के पास लेबर नहीं है, माल है, मटेरियल है, मटेरियल तो है बट लेबर नहीं है। तो ये कंपनी क्या करेगी, ये कंपनी जो है एक दूसरी कंपनी से बात करेगी, एक सेकंड कंपनी से बात करेगी, कंपनी नंबर 2 से बात करेगी, और ये जो कंपनी नंबर 2 है इसके पास लेबर, ये लेबर प्रोवाइड कराते हैं, इनका काम क्या है, लेबर को प्रोवाइड कराना। तो भाई कंपनी 1 ने कंपनी 2 के साथ एक एग्रीमेंट कर लिया, ठीक है, कंपनी 1 ने कंपनी 2 के साथ एक एग्रीमेंट कर लिया। क्या एग्रीमेंट कर लिया कि भाई हमें लेबर प्रोवाइड करा दो, लेबर प्रोवाइड करा दो, कब तक, जब तक कि ये ब्रिज नहीं बन जाता तब तक। मतलब एक वेंचर को कंप्लीट करने के लिए हमने पार्टनरशिप कर ली, मतलब एक काम को कंप्लीट करने के लिए, जैसे ही वो काम खत्म होगा वैसे ही हमारी पार्टनरशिप भी खत्म, ठीक है। तो बस एक काम के लिए हमने पार्टनरशिप कर ली, ठीक है, एक वेंचर को कंप्लीट करने के लिए, एक काम को करने के लिए हमने पार्टनरशिप की, ठीक है। तो जो ऐसी पार्टनरशिप है इसको क्या बोला जाएगा, इसको जॉइंट वेंचर बोला जाता है। और जैसे ही हमारा वेंचर कंप्लीट होगा, जैसे ही वो ब्रिज बन जाएगा तो वैसे ही हमारी पार्टनरशिप खत्म हो जाएगी, ठीक है। तो ये भी पार्टनरशिप का एक तरीका है भाई, एक स्पेसिफिक वर्क के लिए पार्टनरशिप कर लेना, ठीक है, एक स्पेसिफिक काम के लिए पार्टनरशिप कर लेना। आगे है डेथ ऑफ अ पार्टनर। लेकिन डेथ ऑफ अ पार्टनर, पार्टनर की मृत्यु होने पे फर्म बंद तभी होगी जब पार्टनरशिप डीड में लिखा होगा, ऐसा लिखा होगा, ठीक है ना, ध्यान देना इस बात पे। अगर डीड में ये बात नहीं लिखी कि पार्टनर, किसी पार्टनर की डेथ होने पे फर्म बंद होगी, तो उस केस में
जो है फर्म बंद नहीं होगी। भाई ध्यान देना, अगर डीड में लिखा हुआ है कि किसी पार्टनर की डेथ होने पे फर्म बंद हो जाएगी तो फिर तो फर्म बंद हो जाएगी। बट अगर डीड में ऐसा कुछ भी नहीं लिखा तो फिर फर्म बंद नहीं होगी, चाहे पार्टनर की डेथ क्यों ना हो जाए। ठीक है, दोबारा बताता हूं, अगर डीड में लिखा है कि किसी पार्टनर की डेथ होने पे फर्म बंद हो जाएगी तो फिर फर्म बंद हो जाएगी, डीड में लिखा है तो हो जाएगी। बट अगर डीड में इस बारे में कुछ नहीं लिखा कि डेथ होने पे फर्म बंद होगी या नहीं होगी, ऐसा कुछ मेंशन ही नहीं किया हुआ, तो फिर फर्म बंद नहीं होगी। ठीक है, आगे है ऑन एडजुके, ये क्या लिखा हुआ यार, एडजुडिकेशन ऑफ अ पार्टनर एज इंस्टॉलमेंट। अब ये एडजुडिकेशन का मतलब होता है लीगल डिसीजन। ठीक है, लीगल डिसीजन। ठीक है, एडजुडिकेशन माने लीगल डिसीजन ऑन एडजुडिकेशन ऑफ अ पार्टनर एज इंस्टॉलमेंट। किसी पार्टनर के खिलाफ एक लीगल डिसीजन आया और उसको इंस्टॉलमेंट डिक्लेयर कर दिया गया। अब ये लीगल डिसीजन, एडजुडिकेशन कौन देगा? कोर्ट। ठीक है ना, कोर्ट ही देगा ना एडजुडिकेशन। तो एडजुडिकेशन कोई नॉर्मल व्यक्ति थोड़ा ना दे सकता है, कोर्ट ही देगा। इट मींस लीगल डिसीजन हमेशा कोर्ट देगा। कोर्ट ने एक पार्टनर को इंसॉल्वेंट डिक्लेयर कर दिया तो उस केस में फर्म को बंद करना पड़ेगा। अगर कोर्ट ने एक पार्टनर को इंसॉल्वेंट डिक्लेयर कर दिया तो उस केस में फर्म को बंद करना पड़ेगा। अभी हमने ना इंसॉल्वेंट वाली बात ऊपर भी पढ़ी थी। ऊपर हमने क्या पढ़ा था, अगर सारे पार्टनर इंसॉल्वेंट हो गए या फिर एक को छोड़ के सारे पार्टनर इंसॉल्वेंट हो गए, लेकिन वहां पे ना हमने ऐसी बात नहीं पढ़ी थी कि फर्म ने इंसॉल्वेंट डिक्लेयर कर दिया। ठीक है, वहां पे ऐसी बात नहीं पढ़ी थी। और यहाँ पे क्या है, एक भी पार्टनर को अगर फर्म ने कोर्ट ने अगर जो है इंसॉल्वेंट डिक्लेयर कर दिया तो उस केस में फर्म को बंद करना पड़ेगा, एक भी पार्टनर को। और पीछे वाले केस में एक पार्टनर की तो कोई बात ही नहीं थी। ठीक है, एक पार्टनर को छोड़ के अगर बाकी सारे पार्टनर जब होंगे ना इंसॉल्वेंट, तब वहां पे जो है डिसोल्यूशन करना पड़ेगा, तब करना पड़ेगा। ठीक है, तो उन दोनों चीजों में फर्क है। आगे है डिसोल्यूशन बाय कोर्ट। जब कोर्ट अपनी मर्जी से डिसोल्यूशन करवाएगा। ठीक है, कब करवाएगा? कोर्ट में पास ऑर्डर फॉर डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म व्हेन अ पार्टनर बिकम्स अ पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड। मतलब कोई एक पार्टनर जो है वो दिमागी स्थिति उसकी जो है खराब हो जाती है अगर, तो उस केस में जो है फर्म को बंद किया जाएगा। कोर्ट के द्वारा जो है एक ऑर्डर पास किया जाएगा और फर्म को बंद कर दिया जाएगा। मतलब ये कोर्ट की मर्जी से होगा, कोर्ट ऑर्डर पास करेगी तो फर्म को बंद करना पड़ेगा हमको। आगे है पार्टनर बिकम्स परमानेंटली इनकैपेबल ऑफ परफॉर्मिंग हिज ड्यूटीज एज अ पार्टनर। एक पार्टनर जो है परमानेंटली इनकैपेबल हो गया अपनी ड्यूटीज को परफॉर्म करने में। हो सकता है उसको कोई ऐसी चोट लग गई है जो कि परमानेंट चोट है। ठीक है, अपाहिज हो गया वो, और अब वो अपनी ड्यूटीज को पहले की तरह परफॉर्म नहीं कर पाएगा। तो उस केस में जो है कोर्ट ये डिसीजन ले लेगा कि भाई फर्म को बंद किया जाएगा और उस फर्म को बंद करना पड़ेगा। आगे है अ पार्टनर इज फाउंड गिल्टी ऑफ मिसकंडक्ट। एक पार्टनर ने कोई गलत काम किया। ठीक है, गिल्टी ऑफ मिसकंडक्ट का मतलब क्या है, कोई फ्रॉड किया या कोई भी ऐसा काम किया उसने, ठीक है, जो कि मिसकंडक्ट था। विच इज लाइकली टू एडवर्सली अफेक्ट द बिजनेस, जिससे कि बिजनेस की छवि पे असर पड़ेगा। अब उसने मिसकंडक्ट किया, उसने फ्रॉड वगैरह किया और उससे बिजनेस की छवि पे असर पड़ेगा, तो कोर्ट एक ऑर्डर पास करके उस फर्म को बंद करने का जो है यहां पे ऑर्डर दे सकती है। आगे है पार्टनरशिप एग्रीमेंट इज ब्रीच्ड परसिस्टेंटली बाय अ पार्टनर और पार्टनर्स। भाई पार्टनरशिप एग्रीमेंट की ब्रीच कर दी। ब्रीच का मतलब क्या होता है? तोड़ देना। मतलब हमने एग्रीमेंट में जो शर्तें लिखी हैं, जो टर्म्स लिखी हुई हैं, उनको तोड़ देना, मतलब उनको ना मानना। ठीक है, उनकी अवहेलना करना। तो मतलब हमने मान लो पार्टनरशिप डीड में लिखा था कि जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है वो 3:2:1 होगा, लेकिन अब क्या हो रहा है, अब पार्टनर्स अपनी मर्जी से प्रॉफिट का शेयर जो है वो ले रहे हैं। ठीक है, तो वो अपनी मर्जी कर रहे हैं, लड़ाई हो रही है। ठीक है, इस टाइप की चीजें हो रही हैं। तो परसिस्टेंटली यहाँ पे क्या हो रहा है भाई, ब्रीच की जा रही है पार्टनरशिप डीड की, पार्टनरशिप एग्रीमेंट की। तो एग्रीमेंट की अवहेलना अगर की जाएगी तो वहां पे भी जो है कोर्ट एक ऑर्डर पास करेगा और फर्म को डिसॉल्व किया जाएगा। आगे है कोर्ट फाइंड्स डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म जस्टिफाइड। अगर कोर्ट को जस्टिफाइड लगता है कि हाँ डिसॉल्व कर देना चाहिए तो कोर्ट जो है वो अपनी मर्जी से डिसॉल्व कर देगी। आगे है द बिजनेस ऑफ द फर्म कैन नॉट बी कैरिड ऑन एक्सेप्ट एट अ लॉस। मतलब इसका मतलब क्या है कि भाई पिछले कुछ सालों से फर्म को लगातार लॉस ही हो रहा है। ठीक है, और यहां पे कोई उम्मीद नहीं है प्रॉफिट होने की। अब ठीक है, पिछले कुछ सालों से, पिछले 3-4-5 सालों से जो है लॉस ही लॉस हो रहा है लगातार। तो उस केस में भी फर्म को जो क्या कर दिया जाएगा, डिसॉल्व कर दिया जाएगा। कोर्ट के द्वारा एक ऑर्डर पास किया जाएगा और उसके द्वारा उसको जो है डिसॉल्व किया जाएगा। तो ये कुछ केसेस थे जहां पे कोर्ट के द्वारा ऑर्डर पास करके फर्म को डिसॉल्व किया जाएगा। ठीक है,
तो ये हमने अलग अलग मोड्स पढ़े हैं डिसोल्यूशन के, ठीक है, डिफरेंट मोड्स ऑफ डिसोल्यूशन हमने यहाँ पे स्टडी किए हैं। तो भाई इनको भी अच्छे से रीड करना, अगर कोई बात इसमें छूट गई हो, रह गई हो, तो मुझे बता देना भाई, अगर कुछ समझ में ना आया हो तो, ठीक है। आगे यहाँ पे देखो डिफरेंस दे रखा है डिसोल्यूशन ऑफ फर्म और डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप में। डिसोल्यूशन ऑफ फर्म और डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप में डिफरेंस आप लोग देखना भाई। सबसे पहले मीनिंग दिया हुआ है, तो डिसोल्यूशन ऑफ फर्म का मीनिंग क्या है? इट मींस क्लोजर ऑफ द फर्म एंड एंड ऑफ बिजनेस रिलेशनशिप अमंग द पार्टनर्स, ठीक है। तो फर्म को क्लोज कर दिया जाएगा और सारे पार्टनर्स के बीच में जो भी रिलेशनशिप है वो खत्म हो जाएगा। जबकि डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप में क्या होता है? इट मींस चेंज इन द बिजनेस रिलेशनशिप अमंग द पार्टनर्स। इसमें पार्टनर्स के बीच में जो एग्रीमेंट है उसमें चेंजेस आते हैं, ठीक है। द फर्म कंटिन्यूज इट्स बिजनेस, फर्म का बिजनेस चलता रहता है। कोर्ट का इंटरवेंशन, भाई देखो डिसोल्यूशन ऑफ फर्म जो होता है ना उसमें कोर्ट का इंटरवेंशन हो भी सकता है, ठीक है ना। हमने अभी पढ़ा कि कभी कभी तो देखो पार्टनर्स अपनी मर्जी से म्यूचुअल एग्रीमेंट से बिजनेस को बंद कर देते हैं, और कभी कभी वहां पे ना कंपलसरी होता है, कोर्ट के द्वारा जो है वो बंद कर दिया जाता है, ठीक है। तो कोर्ट का इंटरवेंशन होता है भाई डिसोल्यूशन ऑफ फर्म में, ठीक है। सो इट कैन बी एदर वॉलेंटरली, मतलब अपनी मर्जी से भी हो सकता है बाय द पार्टनर्स, और कंपल्सरली बाय ऑर्डर ऑफ कोर्ट। तो डिसोल्यूशन ऑफ फर्म जो है वो वॉलेंटरली भी हो सकता है, कंपल्सरी भी हो सकता है, जबकि डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप हमेशा वॉलेंटरली होता है। यहाँ पे कोई कंपल्जन नहीं होती, वॉलेंटरली ही होता है, ठीक है। अगर पार्टनर्स को आपस में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज करना है, या फिर उनको नए पार्टनर को एडमिट करना है, या कोई पुराना पार्टनर फर्म छोड़ के जाना चाहता है, या फिर कोई पार्टनर की डेथ हो जाती है, तो ये सब वॉलेंटरली हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे कोर्ट का कोई भी यहाँ पे जो है बीच में कोर्ट का कोई भी रोल यहाँ पे नहीं आएगा, ठीक है। बिजनेस कंटिन्यूएशन, तो भाई सिंपल सीधी सी बात है, यहाँ पे बिजनेस एंड हो जाएगा, यहाँ पे बिजनेस कंटिन्यू रहेगा, ठीक है, सिंपल। क्लोजर ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स, यहाँ पे बुक्स ऑफ अकाउंट्स क्लोज कर दिए जाएंगे, हमेशा हमेशा के लिए क्लोज हो जाएंगे, फर्म बंद हो रही है, यहाँ पे क्लोज नहीं होंगे, ठीक है, यहाँ पे क्लोज नहीं होंगे, आगे भी बनेंगे खाते, ठीक है, क्योंकि बिजनेस थोड़ी ना बंद हुआ। डिसोल्यूशन ऑफ फर्म में क्या होगा? एसेट्स को बेचा जाएगा, एसेट्स को रियलाइज किया जाएगा, लाइबिलिटीज को पे किया जाएगा, बैलेंस अगर कुछ बच गया तो पार्टनर्स आपस में डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे, पढ़ा रखी है मैंने सारी बात। जबकि यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे एसेट्स का रीवैल्यूएशन होगा, ये हमने पढ़ रखा है, ठीक है ना। चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमंग एग्जिस्टिंग पार्टनर्स, एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ, सभी चैप्टर्स में रीवैल्यूएशन अकाउंट बनता है, ठीक है। एसेट्स लाइबिलिटीज को रीवैल्यू किया जाता है, रीअसेस किया जाता है, फिर जो प्रॉफिट या लॉस होता है उस पर वो पार्टनर्स के बीच में बांट दिया जाता है, रीवैल्यूएशन पे जो भी प्रॉफिट या लॉस होता है, ठीक है। आगे है इकोनॉमिक रिलेशनशिप, तो भाई डिसोल्यूशन ऑफ फर्म अगर होगा तो इकोनॉमिक रिलेशनशिप भी खत्म हो जाएगा पार्टनर्स के बीच में, फर्म ही बंद हो रही है। जबकि यहाँ पे इकोनॉमिक रिलेशनशिप खत्म नहीं होगा, उसमें चेंजेस आ सकते हैं यहाँ थोड़े बहुत, ठीक है, वो एक अलग बात है। आगे है डिसोल्यूशन ऑफ फर्म ऑल्सो मीन्स डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप, ये भी मैंने पढ़ा रखा है आपको। डिसोल्यूशन ऑफ फर्म का मतलब डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप भी हो गया, ठीक है ना, वहां पे पार्टनरशिप भी डिसॉल्व हो जाती है। लेकिन डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप मे और मे नॉट इन्वॉल्व डिसोल्यूशन ऑफ फर्म। डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप जो है वो हो भी सकता है डिसोल्यूशन ऑफ फर्म, और नहीं भी हो सकता है डिसोल्यूशन ऑफ फर्म, ठीक है, वहां पे डिपेंड करेगा, मतलब, ठीक है। तो इसका मतलब भाई इस टाइप से यहाँ पे चीजें हैं थोड़ी बहुत, इनको थोड़ा सा समझना। अच्छा, एक और बात मैं समझा देता हूँ, ये जो डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप है, यहाँ पे जो लास्ट पॉइंट लिखा था ना, इसको थोड़ा और अच्छे से एक्सप्लेन करता हूं मैं। डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप मे और मे नॉट इन्वॉल्व डिसोल्यूशन ऑफ फर्म। अब देखो ध्यान से, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप की बात चल रही है, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप की बात चल रही है, ठीक है, मतलब पार्टनरशिप में चेंजेस होंगे, मतलब, ठीक है, एग्रीमेंट चेंज होगा पार्टनर्स के बीच में। अब यहाँ पे वो बोल रहा है कि डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप मे और मे नॉट इन्वॉल्व डिसोल्यूशन ऑफ फर्म, मे और मे नॉट इन्वॉल्व, मे इन्वॉल्व, मे नॉट इन्वॉल्व, दो अलग अलग बातें हैं। मे इन्वॉल्व डिसोल्यूशन ऑफ फर्म, डिसोल्यूशन ऑफ फर्म, मे नॉट इन्वॉल्व डिसोल्यूशन ऑफ फर्म। तो देखना भाई ध्यान से, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप मे इन्वॉल्व डिसोल्यूशन ऑफ फर्म, मे नॉट इन्वॉल्व डिसोल्यूशन ऑफ फर्म। अब ये जो मे नॉट इन्वॉल्व डिसोल्यूशन ऑफ फर्म वाले केसेस हैं, ये तो मैंने आपको बता दिया, देखो जहां पे फर्म डिसॉल्व नहीं होती, चेंज इन पीएसआर, चेंज इन पीएसआर, उसके बाद मैंने बताया एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ। बट ये मे इन्वॉल्व डिसोल्यूशन ऑफ फर्म, इसका क्या मतलब है भाई? मतलब डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप क्या कभी डिसोल्यूशन ऑफ फर्म भी हो सकती है क्या किसी केस में? तो हाँ भाई, हमने आज ही पढ़ा, अभी ही थोड़ी देर पहले पढ़ा
क्या पढ़ा भाई, डेथ के केस में हो सकता है ऐसा, डेथ के केस में हो सकता है अगर डीड में मेंशन हो, इफ मेंशनड इन डीड। अब देखो डेथ ऑफ अ पार्टनर क्या है, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप है, डिसोल्यूशन ऑफ फर्म तो नहीं है। डेथ ऑफ अ पार्टनर डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप है, बट डेथ की वजह से कभी कभी क्या होता है, फर्म को डिसॉल्व करना पड़ जाता है। कब? जब ऐसा डीड में मेंशन होता है तब। तो ये एक ऐसा केस है जहां पे डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप रिजल्ट्स इन डिसोल्यूशन ऑफ फर्म, ठीक है, ये एक ऐसा केस है। तो इसको भाई ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में पूछा जा सकता है। मुझे लगता है आपको समझ में आ गया होगा जो भी मैंने पढ़ा है यहाँ पे, ठीक है। तो ये चीज आप अच्छे से देख लेना भाई इसको। आगे देखो भाई, आगे सेटलमेंट ऑफ अकाउंट्स की यहाँ पे कुछ बातें चल रही हैं और इसके बाद कुछ क्वेश्चंस हम लोग करेंगे और आज की क्लास को हम खत्म करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे क्या बातें चल रही हैं भाई, देखते हैं। जनरली 2 इश्यूज हैव टू बी रिजॉल्व्ड एट द टाइम ऑफ डिसोल्यूशन। वो कह रहे हैं भाई डिसोल्यूशन के टाइम पे ना जनरली 2 इश्यू हमारे सामने आते हैं। क्या क्या इश्यूज आते हैं? तो वो लिख रहे हैं भाई दीज आर, पहला सेटलमेंट ऑफ अकाउंट्स और दूसरा पेमेंट ऑफ फर्म्स डेट एंड प्राइवेट एसेट्स। अब ये 2 पंगे हैं, 2 इश्यूज है, सेटलमेंट ऑफ अकाउंट्स और पेमेंट ऑफ फर्म्स डेट एंड प्राइवेट डेट। अब ये क्या चीजें हैं भाई, इनको स्टेप बाय स्टेप पढ़ना पड़ेगा। सबसे पहले तो मैं सेटलमेंट ऑफ अकाउंट के बारे में डिस्कशन कर रहा हूं, अभी हम पेमेंट ऑफ फर्म्स डेट एंड प्राइवेट डेट के बारे में कोई डिस्कशन नहीं कर रहे, तो ध्यान देना। सेटलमेंट ऑफ अकाउंट सेक्शन 48 में इससे रिलेटेड कुछ बातें लिखी। ये होता क्या है भाई, पढ़ लेते हैं एक बार, ठीक है, क्योंकि ऐसे तो समझ में नहीं आएगा, पढ़ना पड़ेगा। तो सेटलमेंट ऑफ अकाउंट्स का मतलब क्या है, देखो भाई ध्यान से। Section 48 of the Indian Partnership Act 1932 deal with the settlement of account when the firm is dissolved. It is discussed below. तो क्या डिस्कस किया गया देखो ध्यान से, ट्रीटमेंट ऑफ लॉस और एप्लीकेशन ऑफ एसेट्स, ठीक है, ऐसी कुछ बातें। ट्रीटमेंट ऑफ लॉस क्या है, लॉस इंक्लूडिंग डेफिशिएंसीज ऑफ कैपिटल इज पेड फर्स्ट आउट ऑफ प्रॉफिट, then out of capital, and lastly if necessary by partners individually in the ratio in which they share profit। ये बात सेक्शन 48 क्लॉज ए में लिखी हुई है, ठीक है। अब ये है क्या, मुझे नहीं लगता किसी को समझ में आया होगा। यहाँ पे ना जब लॉस होता है ना, तो उस लॉस को कहां से हमें राइट ऑफ करना होता है ये बता रखा है उन्होंने। यहाँ पे बता रखा है जब लॉस होगा, अब फर्म बंद हो रही है तो वो जो लॉस हुआ था उसको राइट ऑफ करना पड़ेगा, तभी तो खाते क्लोज होंगे। मैं अपने खातों में लॉस छोड़ के थोड़ी ना फर्म को बंद कर सकता हूं, उसको मुझे राइट ऑफ करना पड़ेगा। तो राइट ऑफ करने का ना सीक्वेंस बता रखा है। वो कह रहा है सबसे पहले क्या करना, अगर कुछ प्रॉफिट है ना तो उस प्रॉफिट को यूटिलाइज करना है इस लॉस को राइट ऑफ करने के लिए। अगर प्रॉफिट कम पड़ जाए तो फिर कैपिटल्स को यूज करना है इस लॉस को राइट ऑफ करने के लिए। अगर कैपिटल कम पड़ जाए तो पार्टनर्स के जो प्राइवेट एस्टेट है उनका यूज कर लेना, उनकी जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशो मतलब है, ठीक है, उसका यूज कर लेना, ठीक है। मैं दोबारा पढ़ के बताता हूं, देखो एक बार थोड़ा अच्छे से। लॉस इंक्लूडिंग डेफिशिएंसीज ऑफ कैपिटल, ठीक है, धीरे धीरे समझ में आएगा, एकदम से नहीं आएगा, तो डरना मत यहाँ पे कि भाई ये तो समझ ही नहीं आ रहा। भाई आ जाएगा समझ, आराम से आएगा, ठीक है, धीरे धीरे। काफी सारी क्लासेस यहाँ पे लगने वाली है इस चैप्टर में, ठीक है, तो डरना नहीं है। तो आराम से ये जो बातें हैं, ये मैं जो आज पढ़ा रहा हूँ ना, ये प्रैक्टिकली जब करेंगे तो ज्यादा समझ में आता है। ये तो जस्ट मैं एक ओवरव्यू दे रहा हूँ, ठीक है। ये जो प्रैक्टिकल कॉन्सेप्ट से रिलेटेड जो थ्योरी है ये यहाँ से स्टार्ट हुई है, ठीक है। इससे पहले की थ्योरी तो आपको समझ में आ गई होगी, यहां तक की थ्योरी तो आपको सारी समझ में आ गई होगी, ठीक है। यहां पे आपको थोड़ी थोड़ी दिक्कत होनी शुरू हुई होगी, क्यों? क्योंकि भाई ये प्रैक्टिकल ओरिएंटेड थ्योरी है, तो यहाँ पे जब तक प्रैक्टिकल क्वेश्चंस नहीं करेंगे तो थोड़ा दिक्कत आएगी। बट फिर भी मैं ये पढ़ा रहा हूँ, क्यों? क्योंकि मुझे ना कुछ इलिस्ट्रेशंस कराने हैं यहाँ पे आगे, तो थोड़ा थोड़ा पता होगा तो मैं करा पाऊंगा क्वेश्चन, अदरवाइज मैं नहीं करा पाऊंगा ना। तो थोड़ा थोड़ा सा आपको समझ में आना चाहिए, मतलब एटलीस्ट 30 to 40% समझ में आ जाए, बहुत है, ठीक है। 30% समझ में आ जाए, पूरा 100% अभी समझना ही नहीं है, आएगा भी नहीं, ठीक है। तो इतनी ज्यादा उम्मीदें मत रखना अपने आप से कि पूरा ही समझ जाओगे, नहीं आएगा, ठीक है, टाइम लगेगा। तो यहां पे लिखा है लॉस इंक्लूडिंग डेफिशिएंसी ऑफ कैपिटल इज पेड फर्स्ट आउट ऑफ प्रॉफिट। वो कह रहा है अगर कुछ लॉस होता है हमारे पास तो पहले प्रॉफिट में से उसको हम पे करेंगे, देन आउट ऑफ कैपिटल, फिर उसमें कैपिटल का यूज करेंगे हम, एंड लास्टली इफ नेसेसरी बाय पार्टनर्स इंडिविजुअली इन द रेशियो इन विच दे शेयर प्रॉफिट। तो फिर पार्टनर्स इंडिविजुअली अपनी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के हिसाब से जो है उसमें कंट्रीब्यूट करेंगे अपने प्राइवेट एसेट्स के थ्रू, ठीक है। मतलब पार्टनर्स भी उस लॉस को जो है अपने प्राइवेट एसेट्स के थ्रू अपना पैसा लेके आएंगे, मतलब ठीक है, प्राइवेट, और उसको जो है लॉस को यहाँ पे राइट ऑफ करेंगे, ठीक है।
तो ये थोड़ा थोड़ा माइंड में रखना है बस, ठीक है, इसको अभी ज्यादा समझना नहीं है। तो सिंपल सीधी सी बात है, अगर पार्टनरशिप फर्म डिसॉल्व होती है और लॉस हो गया, तो वो जो लॉस है वो कैसे राइट ऑफ होगा? सबसे पहले प्रॉफिट अगर कुछ पड़ा है तो प्रॉफिट का यूज करेंगे, प्रॉफिट नहीं है तो कैपिटल का यूज करेंगे, कैपिटल नहीं है तो पार्टनर्स प्राइवेटली प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में जो है उसको कॉन्ट्रीब्यूट करेंगे। ठीक है जी, तो यहां तक की बात आपको समझ में थोड़ी थोड़ी सी आई होगी। ठीक है, अब आगे जो दे रखा है, आगे क्या दे रखा है भाई उसको भी पढ़ लेते हैं। आगे यहाँ पे एप्लीकेशन ऑफ एसेट्स। तो देखो ध्यान से, एसेट्स ऑफ द फर्म इंक्लूडिंग अमाउंट कॉन्ट्रीब्यूटेड बाय पार्टनर्स टू मेक अप डेफिशिएंसीज ऑफ कैपिटल आर अप्लाइड इन फॉलोइंग ऑर्डर। वो कह रहा है एसेट्स ऑफ फर्म इंक्लूडिंग अमाउंट कॉन्ट्रीब्यूटेड बाय द पार्टनर्स टू मेक अप डेफिशिएंसीज ऑफ कैपिटल आर अप्लाइड इन द फॉलोइंग मैनर। अब थोड़ी थोड़ी बात आपको समझ में आ रही होगी कि एसेट्स ऑफ फर्म की बात चल रही है, बाकी बात आपको ये वाली ना समझ नहीं आ रही होगी, इंक्लूडिंग अमाउंट कॉन्ट्रीब्यूटेड बाय पार्टनर टू मेक डेफिशिएंसी ऑफ कैपिटल, ये बात अभी समझनी भी नहीं है। ठीक है, देखो मैं अंडरलाइन कर रहा हूं इस बात को, अभी इस पे अभी फोकस मत करना। ठीक है, ये वाली जो बात है ना, अभी इस पे ज्यादा फोकस मत करना, इसको अभी छोड़ दो। तो यहां तक की बात समझना, एसेट्स ऑफ फर्म आर अप्लाइड इन द फॉलोइंग ऑर्डर। एसेट्स ऑफ फर्म जो है वो इस तरीके से यूज किए जाएंगे। पहला, इन पेइंग फर्म्स डेट टू थर्ड पार्टीज। सबसे पहले जो थर्ड पार्टीज का डेट है, जो आउटसाइडर्स लाइबिलिटीज हैं, पहले उनको पे किया जाएगा। आगे है इन पेइंग टू ईच पार्टनर रेटेबली। रेटेबली का मतलब होता है भाई जितना जितना उनको देना है, मतलब ठीक है, रेटेबली वट इज ड्यू टू हिम ऑन अकाउंट ऑफ लोन और एडवांसेस। अगर पार्टनर्स से हमने लोन लिया है, एडवांसेस लिए हुए हैं, तो वो वाले लोन और एडवांसेस उनको पे करेंगे सेकंड नंबर पे। अभी मैं इसको समराइज करके लिखूंगा, ठीक है, तो टेंशन मत लेना। इन पेइंग टू ईच पार्टनर रेटेबली व्हाट इज ड्यू टू हिम ऑन अकाउंट ऑफ कैपिटल, मतलब उसको कैपिटल का पैसा दिया जाएगा तीसरे नंबर पे। और फिर द रेजिड्यू इफ एनी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द पार्टनर इन द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। अब सुनो ध्यान से, वो कह रहे हैं ये जो एसेट्स है ना, हमारे पास फर्म के जो एसेट्स पड़े होंगे, इसको हम बेचेंगे, बेच के पैसा आएगा। तो कह रहा है वो पैसे को कैसे यूटिलाइज करना है। तो कह रहा है पहले सबसे पहला काम क्या करना, उस पैसे को ना आउटसाइडर्स लायबिलिटी पे करने के लिए यूज करना। देखो ध्यान से, आउटसाइडर्स, चाहे लिख भी लेना, तो सबसे पहले आउटसाइडर्स लायबिलिटी पे करनी है हमको। सेकंड नंबर पे क्या करना है, पार्टनर्स से अगर हमने लोन ले रखा है, पार्टनर्स लोन या एडवांसेस, लोन एडवांस एक ही बात है, तो वो पार्टनर वाला जो लोन है वो उसको हमें पे करना है। मतलब सबसे पहले आउटसाइडर लायबिलिटी पे करनी है, अगर कुछ बच जाता है तो पार्टनर का लोन पे करना। तीसरे नंबर पे अगर फिर भी कुछ बच जाता है तो तीसरे नंबर पे क्या करना, पार्टनर्स कैपिटल पे करना, पार्टनर्स कैपिटल का जो पैसा है पार्टनर का वो उनको पे कर देना। और फिर भी अगर कुछ बच जाता है तो डिस्ट्रीब्यूट कर देना पार्टनर्स के बीच में, डिस्ट्रीब्यूट बिटवीन पार्टनर्स इन पीएसआर, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। ठीक है, तो ये सीक्वेंस आपको समझ में आ गया होगा। एसेट्स वाली बात समझ में आ गई होगी, ये लॉस वाली बात आपको ढंग से समझ में नहीं आई होगी। ठीक है, तो उसको बाद में देखेंगे। और एसेट्स वाली बात में भी ये एक लाइन आपको समझ में नहीं आई होगी जो मैंने यहाँ पे अंडरलाइन करवा के आपको दी है। ठीक है, ये वाली लाइन आपको अभी समझनी भी नहीं है। ठीक है, आप ये सीक्वेंस लिख लेना जैसे मैंने लिखवाया ना आपको, ऐसे आप लिख लेना इसको। ठीक है, अच्छे से। तो सबसे पहले हम आउटसाइडर्स लायबिलिटी पे करेंगे, फिर पार्टनर्स लोन, पार्टनर का अगर कोई लोन है तो उसको पे करेंगे, फिर भी अगर पैसा बचता है तो कैपिटल पे करेंगे पार्टनर की, फिर भी बच जाता है तो भाई वो पार्टनर्स में बांट देंगे प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। ठीक है, तो ये सीक्वेंस जो है ना, अगर ये याद होगा तो आगे वाले अभी ये कुछ इलिस्ट्रेशंस मैं आपको करवाऊंगा, ये आपको अच्छे से समझ में आएंगे। ठीक है, तो भाई ध्यान से देखना, ये आपकी बुक में क्वेश्चन आपको मिल जाएगा, इलिस्ट्रेशन नंबर 1। ठीक है, तो आप बुक खोल लेना भाई, वहां से आप ये क्वेश्चन देख सकते हैं साथ साथ। तो देखो जी, देखो क्वेश्चन क्या है, एक बार ध्यान से देखेंगे। तो बुक में साथ साथ देखना और क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना। यहां पे लिखा है द फर्म ऑफ एक्स वाई एंड जेड वॉज डिजॉल्व ऑन 1 अप्रैल 2020। भाई एक्स वाई जेड की एक फर्म थी वो जो कि डिजॉल्व हो गई है 1 अप्रैल 2020 को। वाई डिमांड्स दैट हिज लोन ऑफ 25,000 टू बी पेड बिफोर पेमेंट ऑफ कैपिटल ऑफ द पार्टनर्स, but X and Y demands that the capital to be paid before the payment of loan by Y. Who is correct and why? तो क्वेश्चन क्या है, दोबारा पढ़ देता हूं। X, Y और Z पार्टनर्स थे, इनकी फर्म 1 अप्रैल 2020 को डिसॉल्व हो गई है। Y डिमांड कर रहा है, Y क्या डिमांड कर रहा है, Y कह रहा है भाई उसने ना फर्म को लोन दिया था 25,000 का,
तो वो कह रहा है कि भाई मेरा जो लोन है ना 25,000 का, पहले वो पे होना चाहिए और फिर पार्टनर्स की कैपिटल पे होनी चाहिए अगर कुछ बचेगा तो, ठीक है। लेकिन एक्स और वाई क्या कहते हैं, एक्स और वाई कहते हैं नहीं, पहले कैपिटल का पैसा हमें पे होना चाहिए, बाद में अगर कुछ बचेगा तो तेरा लोन हम देंगे, ठीक है, इस तरीके से। तो यहां पे पूछा गया हु इज करेक्ट, कौन सही है और वाई, क्यों सही है, ठीक है। तो भाई देखो ध्यान से, मैं आपको एक बार दोबारा से जो मैंने बातें अभी पढ़ाई हैं एक बार दोबारा मैं रिकॉल करवाता हूं और फिर इस क्वेश्चन पे आते हैं। हमने अभी अभी यहाँ पे सेक्शन 48 पढ़ा, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 का। यहाँ पे हमें एप्लीकेशन ऑफ एसेट्स बता रखा था। हमने यहाँ पे पढ़ा कि फर्म के एसेट्स को बेच के जो भी पैसा रिकवर होगा उससे सबसे पहले आउटसाइडर्स लायबिलिटी पे करनी है, ध्यान देना, सबसे पहले आउटसाइडर्स लायबिलिटी पे करनी है। सेकंड नंबर पे क्या करना है, अगर पार्टनर ने फर्म को कुछ लोन वोन दिया हुआ है तो वो पार्टनर का लोन पे करना है, फिर पार्टनर की कैपिटल पे करनी है, ठीक है, और फिर अगर कुछ बच जाता है तो वो पार्टनर्स में बांट देना है उसके प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में, ठीक है। ये सीक्वेंस था, यही सीक्वेंस फॉलो करना है हमको। तो यहां पे y की डिमांड सही है या फिर x और z की डिमांड सही है? y क्या कह रहा है, y कह रहा है पहले लोन पे होना चाहिए फिर कैपिटल का पैसा। तो हाँ भाई सही बात है, देखो मेरा सीक्वेंस के हिसाब से मैंने भी तो ऐसे लिखा ना, पहले पार्टनर्स लोन पे होना चाहिए सेकंड नंबर पे, और फिर जाके थर्ड नंबर पे जो है पार्टनर्स कैपिटल पे होनी चाहिए। और ये बात कहां लिखी हुई है, ये सेक्शन 48 में लिखी हुई है। तो इसका मतलब यहां पे हम लिखेंगे इसका आंसर हु इज करेक्ट, तो यहां पे लिखेंगे y इज करेक्ट, y इज करेक्ट बिकॉज, क्यों करेक्ट है भाई, बिकॉज एट द टाइम ऑफ dissolution of firm, because at the time of dissolution of firm the assets were firstly applied for payment of partners debt, मतलब जो पार्टनर से उधार लिया हुआ है, ठीक है, एंड देयर आफ्टर कैपिटल विल बी पेड, अकॉर्डिंग टू सेक्शन 48 ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। तो इस तरीके से हमें इसका आंसर लिखना है, ठीक है। 1 मार्क्स में आपसे जो है इस तरीके के क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं कि भाई पहले क्या पे करना चाहिए, तो वो सीक्वेंस के हिसाब से हमें पता होना चाहिए। सेक्शन 48 में जो सीक्वेंस बता रखा है इस सीक्वेंस के हिसाब से हमें अपने एसेट्स को अप्लाई करना होता है पेमेंट के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे पहले हम पार्टनर से अगर हमने कुछ लोन लिया तो वो पे करेंगे, देयर आफ्टर हम जो है कैपिटल की लायबिलिटी को जो है सेटल करेंगे। ऐसे इलिस्ट्रेशन 2 भी दिया गया है, देखो भाई मैं यहाँ पे आपको एक बार पढ़ के बता देता हूँ। All the partners decide to dissolve the firm on 1 अप्रैल 2020। तो म्यूचुअली पार्टनर्स ने जो है अपने एग्रीमेंट के थ्रू जो है फर्म को डिसॉल्व कर दिया 1 अप्रैल 2020 को। आगे यहाँ पे लिखा है वाई अ पार्टनर डिमांड दैट हिज लोन ऑफ 80,000 टू बी पेड बिफोर पेमेंट ऑफ लोन टू मिसेज एक्स ऑफ 20,000। वाई जो है वो एक पार्टनर है, वाई ने फर्म को लोन दे रखा है कितने का, 80,000 का लोन दे रखा है। और वाई क्या डिमांड कर रहा है, वाई डिमांड कर रहा है कि भाई पहले ना मुझे मेरा 80,000 दो और फिर जो मिसेज एक्स को 20,000 रुपए देने हैं ना वो बाद में देना। मतलब फर्म ने मिसेज एक्स से भी लोन ले रखा है। देखो ये फर्म है, फर्म ने लोन लिया वाई से और फर्म ने जो है मिसेज एक्स से भी लोन लिया। वाई से 80,000 का लोन ले रखा है फर्म ने और मिसेस एक्स से 20,000 का। अब वाई क्या डिमांड करता है, वाई कहता है पहले मुझे मेरा 80,000 दो फिर मिसेस एक्स को देना उसका 20,000, ठीक है। आगे लिखा है बट एक्स अनदर पार्टनर डिमांड्स दैट लोन ऑफ मिसेस एक्स शुड बी पेड बिफोर रीपेमेंट ऑफ लोन बाय वाई, हु इज करेक्ट एंड वाई। अब वो कह रहा है भाई जो ये मिसेस एक्स है ना, इसका हस्बैंड जो है मिस्टर एक्स वो भी इस फर्म में पार्टनर है, और वो क्या बोल रहा है, वो बोल रहा है कि भाई अब क्या होना चाहिए, वो कह रहा है पहले मिसेस एक्स को पेमेंट होनी चाहिए फिर पैसा बचेगा तो वाई को देना, वो ऐसा बोल रहा है। तो अब क्वेश्चन ये है कि कौन सही है, वाई सही है या एक्स सही है। तो भाई देखो ध्यान से, सीक्वेंस के हिसाब से सबसे पहले क्या पे करना होता है, आउटसाइडर्स लायबिलिटी। मिसेज एक्स क्या फर्म की पार्टनर है क्या, फर्म में पार्टनर है क्या मिसेज एक्स, ये मिसेज एक्स है,
मिसेज एक्स क्या फर्म में पार्टनर है? तो नहीं, मिसेज एक्स थोड़े ना फर्म में पार्टनर है, मिस्टर एक्स है फर्म में पार्टनर। मिसेज एक्स तो आउटसाइडर है, आउटसाइडर है। तो इसका मतलब ये जो 20,000 हमने मिसेज एक्स को देने हैं, ये आउटसाइडर्स लाइबिलिटी है। तो सबसे पहले आउटसाइडर्स लाइबिलिटी देनी होती है, फिर अगर पार्टनर से कुछ लोन दिया था तो उसको लोन देना होता है, उसका लोन हमें उसको रीपे करना होता है। फिर अगर कुछ बचता है तो फिर कैपिटल पे करनी होती है, फिर अगर कुछ बचता है तो वो पार्टनर्स में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बांटना होता है। इसका मतलब यहाँ पे सही कौन है? मिस्टर एक्स सही है, मिस्टर एक्स सही है। हमें पहले मिसेज एक्स को पेमेंट करनी चाहिए, देयर आफ्टर हमें जो है वाई का लोन पे करना चाहिए, ठीक है। तो आंसर क्या होना चाहिए? आंसर होना चाहिए कि मिस्टर एक्स या फिर एक्स वॉज करेक्ट, ठीक है। मिस्टर एक्स नहीं, एक्स लिख देते हैं, एक्स वॉज करेक्ट। और क्यों करेक्ट है? तो भाई सेम रीजन, ठीक है। रीजन आप कॉपी करना, बिकॉज एट द टाइम ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ फर्म द एसेट्स वर फर्स्टली अप्लाइड फॉर पेमेंट ऑफ, यहां पे लिखना आउटसाइडर्स लाइबिलिटी, यहां पे पार्टनर्स डेट लिखा था ना मैंने, यहां पे लिखना आउटसाइडर्स लाइबिलिटी, एंड देयर आफ्टर पार्टनर्स डेट, कैपिटल की जगह क्या लिख देना? पार्टनर्स डेट, ठीक है। देयर आफ्टर पार्टनर्स डेट विल बी पेड अकॉर्डिंग टू सेक्शन 48 ऑफ द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, ठीक है। तो यही सेम लैंग्वेज आप यहाँ पे भी लिख सकते हैं। ये पार्टनर्स डेट की जगह आप आउटसाइडर्स लाइबिलिटी लिख देना और कैपिटल की जगह आप पार्टनर्स डेट लिख देना, ठीक है। तो ये आपका इलिस्ट्रेशन 2 था। ऐसे देखो इलिस्ट्रेशन 3 दिया गया है यहाँ पे, A and B are partners in a firm sharing profits in the ratio of 3:2. Mrs. A has given a loan of 20,000 to the firm, and the firm had also taken a loan of 10,000 from B. The firm was dissolved and its assets were realized for 25,000. State the order of payment of Mrs. A's loan and B's loan with reasons if there were no other creditors of the firm. तो भाई देखो ध्यान से, दोबारा से क्वेश्चन समझा देता हूं। पहले क्वेश्चन समझना ज्यादा जरूरी है, आंसर तो समझ में आ ही जाएगा अगर क्वेश्चन आता होगा तो। यहां पे लिखा है कि ए और बी जो है ये पार्टनर्स थे, ए एंड बी आर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 3:2। आगे यहां पे बोला है कि मिसिज ए का मतलब है ए की वाइफ, ठीक है। वो कोई पार्टनर नहीं है, वो तो आउटसाइडर है ना। मिसिज ए हैज गिवन लोन ऑफ 20,000 टू द फर्म, तो ये आउटसाइडर्स लाइबिलिटी है। एंड द फर्म हैड आल्सो टेकन अ लोन ऑफ 10,000 फ्रॉम बी, फर्म ने बी से भी लोन लिया है, ये हमारा पार्टनर का डेट है, ठीक है। पार्टनर के प्रति हमारी लाइबिलिटी है। द फर्म वॉज डिजॉल्व्ड, फर्म डिजॉल्व हो रही है, एंड एसेट्स वर रियलाइज्ड 25,000। अब फर्म के पास जो है एसेट्स बेच के सिर्फ 25,000 ही कवर हो पाए, ठीक है, 25,000 ही रिकवर हो पाए। आगे यहां पे बोले स्टेट द ऑर्डर ऑफ द पेमेंट ऑफ मिसेज एक्स लोन एंड बीज लोन विद रीजन इफ देयर वर नो अदर क्रेडिटर्स ऑफ द फर्म, और कोई जो है फर्म की उधारी नहीं है। तो इसका आंसर देखो, इसका आंसर देखो। तो यहां पे भी सेम बात, सबसे पहले हमें क्या करना होगा? आउटसाइडर्स लाइबिलिटी पे करनी होगी। तो मिसेज ए आउटसाइडर है तो सबसे पहले उसके पैसे देने होंगे, कितने रुपए देने हैं भाई? 20,000 देने हैं उसके। उसके बाद हम क्या करेंगे? बी को पेमेंट करेंगे। अब बी को पेमेंट करने के लिए भाई पैसे कम बचेंगे। देखो टोटल पैसे कितने हैं हमारे पास? 25,000 अवेलेबल है। 25,000 में से अगर मैं पहले ही 20,000 दे दूंगा मिसेज ए को, तो 5,000 ही तो बचेंगे। अब ये 5,000 में किसको पे करूंगा? बी को पे करूंगा, मतलब मैं बी को उसके पूरे पैसे पे नहीं कर पाऊंगा यहाँ पे, ठीक है। और कोई दिक्कत नहीं है उसमें, लीगली ऐसा ही होना चाहिए सेक्शन 48 के हिसाब से। तो वही बात उसने पूछी है, वो बोल रहा है बताओ भाई कैसे पेमेंट होगी और रीजन भी दो। तो लिखते हैं यहां पे, तो यहां पे लिखते हैं अकॉर्डिंग टू सेक्शन 48 ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, अकॉर्डिंग टू सेक्शन 48 ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, the assets should be first applied for payment of outsiders liability, and then फॉर पार्टनर्स डेट। वही सेम बात जैसे मैंने पहले लिखवाई थी, थोड़ा सा
लैंग्वेज आगे पीछे कर दी बस मैंने, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू सेक्शन 48 ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 एसेट्स को कैसे अप्लाई करना चाहिए हमको, सबसे पहले आउटसाइडर्स लायबिलिटी को पे करने के लिए अप्लाई करना चाहिए और फिर पार्टनर्स डेट को हमें पे करना होता है, ठीक है। अब यहां पे लिखेंगे इन द गिवन केस मिसेस लोन फ्रॉम मिसेस एक्स, लोन फ्रॉम मिसेज एक्स ही है ना वो, नहीं मिसेज ए है, लोन फ्रॉम मिसेज ए वॉज आउटसाइडर्स लाइबिलिटी, वॉज आउटसाइडर्स लाइबिलिटी, hence shall be paid in priority to B's loan, इन प्रायोरिटी टू बीज लोन। तो इसका मतलब पहले हमें मिसेज ए का लोन पे करना चाहिए क्योंकि वो आउटसाइडर्स लाइबिलिटी और बी तो हमारा पार्टनर है, उसको बाद में पे करेंगे। हेंस पेमेंट शैल बी एज फॉलोज, पेमेंट शैल बी एज फॉलोज। तो कैसे पेमेंट होगी देखो ध्यान से, कैसे पेमेंट होगी यहां पे बता रहा हूं। एसेट्स रियलाइज्ड कितना था 25,000, इसमें से पे करेंगे मिसेज एज लोन, मिसेज एज लोन कितना था वो 20,000 था। तो कैश अवेलेबल कितना होगा 5,000, ये हो गया कैश अवेलेबल। फिर पे करेंगे बीज लोन, कितना पे कर सकते हैं भाई, जितना कैश अवेलेबल है उतना ही पे कर पाएंगे 5,000, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा जो है एसेट्स जो हमने रियलाइज किए थे वो कैश अवेलेबल हमारा 0 हो जाएगा, ठीक है। तो हम मिसेज ए को पूरा 20,000 पे करेंगे बट बी का लोन जो है वो सिर्फ 5,000 ही पे हो पाएगा, उससे ज्यादा हम नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो देखो भाई ध्यान से एक बार मैं दोबारा आपको बताता हूँ हमने क्या क्या अभी पढ़ा। मेनली इलिस्ट्रेशन 1, 2, 3 जो था वो इसी चीज से रिलेटेड था कि एसेट्स को कैसे अप्लाई करना है हमें, ठीक है। और ये वाली बात अगर आपको नहीं भी समझ आई ना लॉसेस वाली, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसके भी क्वेश्चंस आगे आएंगे, जब आएंगे तो मैं कराऊंगा, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं है, जितना हमने अभी पढ़ा है बस उतना ही समझना है, ठीक है। हाँ, इससे पहले कि ये यहां तक की जो थ्योरी थी ना, यहां तक की जो भी थ्योरी मैंने पढ़ाई है वो आनी चाहिए अच्छे से, ठीक है, वो अच्छे से आनी चाहिए। अब यहाँ पे सेटलमेंट ऑफ अकाउंट के अंदर आपको ये एप्लीकेशन ऑफ एसेट्स जो है ये तो समझ में आया होगा थोड़ा थोड़ा, ठीक है। अब ये पेमेंट ऑफ फर्म्स डेट एंड प्राइवेट डेट्स जो है ना, ये भी एक टॉपिक है हमारा। देखो पेमेंट ऑफ फर्म्स डेट एंड प्राइवेट डेट ये रहा यहाँ पे, ठीक है। पेमेंट ऑफ फर्म्स डेट एंड प्राइवेट डेट, ये जो टॉपिक है ये टॉपिक मुझे पढ़ाना है। और इसके बाद देखो ये काफी सारी बातें हैं, ये सारी बातें मैं नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करूंगा, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करूंगा मैं, और नेक्स्ट क्लास में काफी सारी और बातें पढ़ेंगे। और आज की क्लास में यहीं पे खत्म कर रहा हूँ भाई, एंड कर रहा हूँ मैं, ठीक है। इतना अच्छे से एक बार रिवाइज कर लेना, और नेक्स्ट क्लास में अब थोड़ा सा प्रैक्टिकल ओरिएंटेड होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। थोड़ा थोड़ा सा धीरे धीरे करके प्रैक्टिकल ओरिएंटेड होना शुरू हो जाएगा। काफी सारी बातें मैंने अच्छे से यहाँ पे डिस्कस की हैं, तो भाई अच्छे से रिवाइज कर लेना। अगर कोई डाउट आता है किसी भी चीज में तो कॉल करना, पूछना मुझसे, ठीक है। छोटी छोटी बातें हैं, थ्योरी है तो फोन पे डिस्कस हो जाएगी, ज्यादा यहाँ पे दिक्कत नहीं होगी आपको, ठीक है। तो प्लीज कोऑपरेट करो, पूछो, डाउट वाउट पूछा करो थोड़ा बहुत। खत्म करते हैं भाई क्लास आज की।